इलेक्शंस में मुझे लगता है कि इंडिया का सिस्टम, उनकी पॉलिटिक्स हमसे बहुत मैच्योर है। इंडियन मीडिया जो टीवी मीडिया है वो इक्वली इफ नॉट वर्स है पाकिस्तानी मीडिया से, नो ऑफेंस। जिस तरह पाकिस्तान में पार्टी ऑफिस खुलते हैं वहाँ पे भी खुलते हैं, चाय चल रही है, खाना चल रहा है, इसी तरह लोगों को ब्राइब किया जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है वोट, ये सब वहाँ पे सिलाई मशीनें देते हैं, सिलाई मशीनें देते हैं, बकरे देते हैं, साड़ियाँ देते हैं। 10 साल में ये जो अपोजिशन को एक सेटबैक पहुंचा है वो एक इलेक्शन में कवर करना मेरा ख्याल है मुश्किल है। उनका स्टार्ट ही अर्बन पॉलिटिक्स से था, तो अर्बन पॉलिटिक्स के डायनामिक्स जिस तरह पाकिस्तान में डिफरेंट हैं उसी तरह इंडिया में भी डिफरेंट है। कश्मीर के हवाले से इंडिया बहुत अरसा डिफेंसिव रहा है। पिछले 8 से 10 सालों में अब वो एग्रेसिव मोड पे चले गए हैं। पाकिस्तान में जो इंसिडेंट्स हुए हैं इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि जब कोई इस तरह की हैपनिंग होती थी, कोई मर्डर होता था, तो ना तो स्टेट ओन करती थी और ना हमसाया मुल्क के लोग ओन करते थे। ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं, गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई जो कोई शूटर था, इसमें ये सिद्धू मूसेवाला मर्डर भी पॉलिटिकली चार्ज लगता है। सिद्धू मूसेवाला की अपनी भी इन्वॉल्वमेंट इस तरह की गैंग्स के साथ थी। इंडिया यहाँ पे आके किलिंग्स कर रहा है, तो आपने वो स्पेस दी है तो वो उन्होंने कैप्चर की है। जब आपने कश्मीर उनको दे ही दिया तो फिर बाकी मसले अपने मुज़ाकरात के ओपन कर लें। अगर आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है तो फिर आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि आप अपने नेबर्स को जो है वो बिल्कुल टाइट करके रखेंगे, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं तुन के रखेंगे। क्योंकि एक तो उनका पायलट हमारे पास है, जहाज उनका हमारे आया है, उसके बाद भी वो दादागिरी है। तो मतलब ये बदमाशी कर रहे हैं ना जी। और आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन और फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप उनको उस तरह से रोक सकें या जवाब दे सकें। तो फिर वो कहते हैं ना, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजात, तो फिर मुज़ाकरात के जरिए फिर आप इन चीज़ों का हल निकालते हैं ताकि फेस सेविंग हो जाए। वालेकुम, क्या हाल है माजिद भाई? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अभी हम पहली बार मिले कैमरे के ऊपर। माजिद भाई, माजिद निज़ामी साहब जो हैं, ऑडियंस के लिए मैं बता दूं, माशाल्लाह का 15 साल का जर्नलिज्म का तजर्बा है, प्रिंट और मीडिया का भी, टेलीविज़न मीडिया इसको कहते हैं, मेन स्ट्रीम, और बैकग्राउंड भी आपका कम्युनिकेशंस में ही है पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो यकीनन ऑडियंस में मेंबर्स होंगे जिन्होंने आपको वक्तन फ़वक्तन टीवी पे देखा होगा एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट या एज एन एनालिस्ट या एज एन एक्सपर्ट। तो प्राइमरली आपने जियो ग्रुप के साथ ही काम किया। जी बिल्कुल राइट। और आप बता रहे थे कैमरा से, मतलब रिकॉर्डिंग से पहले, कि आपकी कॉरेस्पॉन्डेंसी कहेंगे या बाई लाइन्स कहेंगे, BBC के साथ भी रहती हैं और बाकी बाई लाइन्स कहेंगे जी, इंडिपेंडेंट उर्दू, BBC उर्दू और द न्यूज़। कभी कभी यहाँ पे मैं और एज एन एक्सपर्ट आपको लाते हैं कोई। अच्छा ठीक है। और अभी तक आपने फोकस ज़्यादा प्रिंट मीडिया पे किया? नहीं, बेसिकली प्रिंट मीडिया में तो बहुत कम वक्त रहा हूँ मैं, ज़्यादा मेरा वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गुजरा है जी। राइट। कॉलम्स ऑनलाइन जो होते हैं आते हैं, कॉलम्स आते हैं अखबार में, मैं सॉरी प्रिंट उसको मैं कह रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत प्रिंट मीडिया मेरा ख्याल है। हाँ, वो तो होता है ना कि आप जो पत्रकार हैं किसी अखबार के अंदर, तो ये ज़रा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। राइट। माजिद भाई की जो एक्सपर्टीज़ है, ऑफ कैमरा भी बता रहे थे वो, कि इलेक्टोरल प्रोसेस, मिलिटेंसी और मिलिट्री सिविल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की स्पेसिफिकली, और ये आपके 3 एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं। बाकी आपने फरमाया था कि शुगल ही हैं, तो इसलिए हमने आपको आज बुलाया PSL के बारे में बात करने के लिए। नहीं, ये हो रहा है PSL हो जाएगा सर। नहीं, आई थिंक इलेक्शंस की जब बात आती है तो पाकिस्तान में एक बहुत हाइपर फोकस रहता है। हमारे यहाँ इतनी इंटरनेशनल न्यूज़ कवरेज की नहीं, एक ट्रेंड नहीं है। इंडिया की हद तक होता है, और वो भी बड़ी एक अजीब, एक बड़ी वन टोन किस्म की, बायस्ड किस्म की खबर आती है। एक अच्छा थॉरो एनालिसिस आपको इंडियन इलेक्शंस के ऊपर या इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर नहीं मिलता। बाकी इंटरनेशनल खबरें तो छोड़ ही दें। उसमें काफ़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि आपका बहुत अच्छा बड़ा एक वेल राउंडेड एनालिसिस रहता है इंडियन पॉलिटिकल साइकिल के ऊपर, और अभी स्पेशली उनके इलेक्शंस चल रहे हैं। हमारे 8 फरवरी के इलेक्शन को हम थोड़ी देर एक साइड पे रखते हैं, इंडियन इलेक्शंस के बारे में गपशप करना चाह रहे थे आपके साथ। तो क्या सूरत हाल है, कौन जीत रहा है? देखिए, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए भी है कि पाकिस्तान की जो हमारी ऑडियंस है वो काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। उसकी वजह यह कि चूँकि हम 60, 70, 80 साल पहले एक ही मुल्क थे, आदतें हमारी मिलती हैं, तो हम उनसे ये सीख सकते हैं कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे वो मैच्योर हैं, कहाँ पे हम उनसे आगे हैं, कहाँ पे वो हमसे आगे हैं। तो इलेक्शंस में मुझे लगता है कि इंडिया का सिस्टम, उनकी पॉलिटिक्स हमसे बहुत मैच्योर है। उसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे ये लगता है जिसकी वजह से हमें बिल्कुल, जो लोग पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें इंडियन इलेक्शंस को ज़रूर देखना चाहिए।
कैसे वहाँ पे कैंपेन होती है, वहाँ पे क्या उनकी अखलाकियात हैं, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है। पाकिस्तान में तो जो इलेक्शन कमीशन का रोल है वो हम सब के सामने है, तो इंडिया का इलेक्शन कमीशन कैसे उनसे मुख्तलिफ काम करता है। तो ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। जनरली तो मैं जब वहाँ पॉलिटिशियंस देखता हूँ ऑनलाइन, अब जारी बात है यूट्यूब के ज़रिए ही हम सारा वो देख लेते हैं कि क्या तकारीर होती हैं, कैंपेन प्रोमिसेस किस तरह की होती हैं। जनरली उनकी पॉलिटिक्स, सिविल पॉलिटिक्स ज़्यादा मैच्योर नज़र आती है, यानी उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सुलझे हुए होते हैं, वो एक बड़े पर्टिकुलर एजेंडा को लेके आते हैं, उनको पता होता है अवाम की नब्ज़ किस तरफ है। यहाँ पे पॉलिटिक्स थोड़ी सी इमैच्योर लगती है, प्री फॉर्म्ड लगती है कि ज़रा धड़े वाली सियासत। नॉट दैट वहाँ पे नहीं होती ऑब्वियसली, बट आपको बड़े पॉलिश्ड किस्म के पॉलिटिशियन भी वहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़े रेयर होते हैं ज़्यादा। आपने बात की कि अच्छा एक बंदा अगर एक शौक़ रखता है पॉलिटिक्स को फॉलो करने का तो इंडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करना चाहिए। सोर्सेज बेस्ट क्या हैं जो आप यूज़ करते हैं, यानी कोई मेन स्ट्रीम सोर्सेज जो हैं बंदा देख सके, पढ़ सके, जहाँ पे जो थोड़ी सी इम्पार्शल कवरेज करते हो। यानी वहाँ पे तो एक कंप्लेंट ये भी तो है ना कि वो गोदी मीडिया एक उनकी है, जो वलालम ये गोद से आया लफ्ज़ या मोदी से आया है, मिक्सचर है उसका। मिक्सचर है वो एक, बिकॉज आई फील लाइक इंडियन मीडिया जो टीवी मीडिया है वो इक्वली इफ़ नॉट वर्स है पाकिस्तानी मीडिया से। नो ऑफेंस, मुझे तो वो ज़्यादा बुरे हाल में लगते हैं टीवी मीडिया के एतबार से। वो जो बड़े बड़े हाँ, चिखमधाड़, मारपीट और इन्फोग्राफिक्स 10 गेस्ट जो हैं वो स्क्रीन पे होते हैं और पीछे वो इन्फोग्राफिक्स आ रहे थे, बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। आई मीन ट्राई हमारे भी करते हैं, लेकिन आई फील लाइक वो बहुत ही आगे निकल गए। लेकिन अच्छी मीडिया सोर्सेज क्या है टू फॉलो द इंडियन इलेक्शंस? ये जनरली देखिए, ये अभी तो 2 से 3 साल के अंदर सिचुएशन खासी ख़राब है इंडियन मीडिया के हवाले से, और इस तरह की शिकायत सुनने को मिलती है मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। वहाँ पे बड़ी सेंसरशिप है, सख्ती हो रही है, मीडिया टूवर्ड्स कहना चाहिए कि प्रो मोदी शिफ्ट हो रहा है, और जो अल्टरनेट ओपिनियन की वॉइसेस हैं वो बहुत कम रह गई हैं। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। सो इसलिए फिर हमें थोड़ा सा फ़िल्टर करना पड़ेगा। उस तरह से ये नहीं हो सकता कि हम ये दावा करें कि जी आप ब्लाइंडली ये एक चीज़ को फॉलो कर लें। तो थोड़ा सा हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देख के चलना पड़ेगा। और इसलिए फिर ये कहना कि वहाँ पे कोई एब्सोल्यूट ऐसी चीज़ हो कि जिस पे आप फोकस करें, तो वो अब आजकल मेरा ख्याल है 5 साल पहले हम कह सकते थे कि जी आप फ़लाँ को फॉलो कर लें या फ़लाँ को। ये थोड़ी सी सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है अब, जिसकी बेस पे अब ये एब्सोल्युटली कहना कि जी आप कोई इंडिपेंडेंट फोरम, द वायर एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, तो इस तरह बाकी भी कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप पढ़ें तो आपको एक टेस्ट मिलेगा, और फिर उसमें से आपने वो फिल्टर करना है कि अच्छा अब ये किस साइड पे थोड़ा बहुत रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ता है। मतलब एक पॉइंट था, आई फील लाइक अगर पाकिस्तान में कोई इंडियन खबर को देखना पसंद करता था वो NDTV इस्तेमाल कर लेते थे। NDTV गालिबन अडानी साहब ने परचेज कर लिया, तो अब मेरा ख्याल है जो अब तो वो मेरा ख्याल है मेजॉरिटी मीडिया जो है उसके बारे में यही शिकायत है कि अगर किसी ने परचेज नहीं भी किया तो वो उनकी जो साइड है वो थोड़ी सी शिफ्ट हुई है। अच्छा, इसमें डिफरेंट एंगल्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं कि वो उसको अफेक्ट करने की सोर्सेज हैं। एक तो ये TRP वाला मसला। अब ये TRP लफ्ज़ मुझे नहीं पहले पता था, मुझे ये इंडियन मीडिया के थ्रू ही पता लगा कि भाई कोई TRP भी कोई बला होती है। दूसरा ये गवर्नमेंट एड्स उसकी बुनियाद पे मेरे ख्याल रिलीज़ होते हैं कि जिस चैनल की TRP ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर वो फिर जारी बात है ज़्यादा एड्स लगाएंगे, बिकॉज वो व्यूअरशिप का एक इशू है। कुछ तो ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो जाती यूट्यूब और नए प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, क्योंकि व्यूअरशिप का वहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है आपका, इन द सेंस ऑफ कि आपको स्टेट को पेंडर नहीं करना पड़ता। यानी एक प्राइवेट मीडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, वैसे तो हमारी बात पहले भी हुई थी, कॉर्पोरेट मीडिया एक नुकसानदेह चीज़ है ओवरऑल एक अवाम की, एक आप कह लें फ्रीडम ऑफ स्पीच की हेल्थ के लिए। क्योंकि सारी बात एक फॉर प्रॉफिट मीडिया जो है वो कभी भी एक हद के बियॉन्ड नहीं ऑपरेट कर सकती। लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब अगर आप देखें रविश कुमार बहुत बड़े एक सीनियर उनके एंकर और एक जर्नलिस्ट थे, तो वो अब यूट्यूबर हैं। मतलब हमारे यहाँ तो यूट्यूबर गाली होती है, लेकिन मतलब रविश कुमार तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूबर बन गए आज। तो ये डू यू थिंक न्यू मीडिया ज़्यादा हेल्पफुल रही है आपको रीड बिटवीन द लाइंस करने में? आपने कहा कि फ़िल्टर करना डेफिनेटली जी। उसकी वजह यह है कि जब आप वहाँ पे चीज़ों को देखते हैं तो उसमें एक जो सबसे बड़ा थ्रेट है या नुकसान है वो ये है कि जो एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका बड़ा क्वेश्चन होता है कि एटलीस्ट नेशनल मीडिया के हवाले से तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि एक लाइन ऑफ एडिटर्स है जिसमें चेक एंड बैलेंस है। तो ये सोशल मीडिया के हवाले से अभी ये एक चैलेंज है कि जिसकी वजह से लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बट ये कि हाँ, फ्लेवर्स आपको मिल जाते हैं
कि ये बात भी है, ये नंबर सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, तो उसमें से फिर आप वो सेंस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है और मामला किस तरह से किस रुख पे गया होगा। राइट, प्रिंट वगैरह में भी हम देखते हैं, वीडियो में भी देखते हैं, तो बहुत बड़े इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स आए हैं। आप इस तरह फरमाया द वायर है जिस तरह, उस तरह वो एक न्यूज़ लॉन्ड्री भी उन्होंने बनाया है। एक मैंने देखा कि वो टोटली कोऑपरेटिव मॉडल पे चलता है कि आवाम जो है वो उनको देती है सॉर्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, और वो इवन यूट्यूब पे ऐड नहीं चलाते अपने, यानी कि वो कहते हैं कि ये भी क्योंकि फिर हम इसमें वो एक इंटेग्रिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्योंकि सारी बात है एड्स उसी पे ज़्यादा आएंगे जो ज़्यादा सनसनीखेज किस्म की खबर चला रहा है। साथियों अस्सलाम वालेकुम, इयॉन का आपसे वादा है कि हम कभी भी किसी का आपको पेड चूरन नहीं बेचेंगे और अपने कंटेंट को मेयारी रखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन स्पेस के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ शक्लों अक़साम के हैं, और वो अजीब अजीब किस्म का चूरन बेच रहे होते हैं। पेड पॉडकास्ट होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, वगैरह वगैरह। तो हम कभी भी आपको चूरन नहीं बेचेंगे। अगर ऐड भी दिखाएंगे किसी प्रोडक्ट का तो कोशिश होगी कि वो एक जयद प्रोडक्ट हो जो उससे आप इस्तेफ़ाज़ा ले सकते हैं और कोई किसी काम की चीज़ हो। तो हमारी दो जायज़ अर्निंग के सोर्सेज हैं कि हम ऐड चला सकते हैं और आप जो मेंबरशिप्स परचेज करते हैं, इसमें आपकी सपोर्ट हमें दरकार है। हमारी वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं आप, जिसके अंदर 4 लाइव जूम सेशंस हैं और मज़ीद इंशाल्लाह ताला हम कंटेंट उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। वैसे जो आप पब्लिकली कंज्यूम कर रहे हैं हमारा कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये अभी भी फ्री है और लॉन्ग टर्म भी इंशाल्लाह ताला फ्री ही रहेगा। तो अगर आप वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप लेंगे, जो उसकी मुकर्ररा फीस है, अगर आप वो अदा कर दें या उससे बढ़ के, दैट वुड बी नाइस। बाय। इस तरह के मैंने एफर्ट्स देखे हैं कि लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की अटेम्प्ट्स वहाँ पे कर रहे हैं। और आपकी ये बात ठीक है कि ट्रेड ऑफ जो है मेन स्ट्रीम या सिंडिकेटेड जो न्यूज़ होती है उसके दरमियान और एक इंडिपेंडेंट ऑनलाइन ब्लॉगर हो या ब्लॉगर हो या कोई वो अपने कॉलम लिखता हो, उसमें फ़र्क ये है कि जो एक वो एडिटोरियल इंटेग्रिटी है कि यार ये बात कितनी कोई वेरीफाइड है, कितनी थॉरली इन्वेस्टिगेटेड है, क्या ये जर्नलिस्टिक आप कह लें प्रिंसिपल्स पे भी उतरती है कि नहीं उतरती, जो एक स्टैंडर्ड होता है। जो आप एक जर्नलिज्म स्कूल में आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, फिल्म एंड टीवी पढ़ रहे हैं, तो आप एक उसकी एक ट्रेनिंग और टेस्ट आपको होता है उस चीज़ का। इंडिपेंडेंट को शायद नहीं होता, लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि वो स्पीड बहुत ज़्यादा है। उनकी कोई प्रोडक्शन वो नहीं होनी कि भाई गाड़ी आनी है, पहले वो क्या कौन सी गाड़ी होती है, DSNG, पहले वो गाड़ी आनी है तो फिर एंकर ने मेकअप करना है, तो सारा वो जनाब अपना लैपटॉप खोलता है और वहीं से वो ब्लॉग बना देते हैं। बट एट द सेम टाइम उसके ड्रॉबैक्स हैं। और मेन स्ट्रीम का इशू ये है कि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और स्टेट सेंसरशिप, वो एक सर्टेन लेवल से आगे आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जाहिर बात है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ऑल्दो ये बहुत ही आर्बिट्रेरी एग्जांपल है। एक फैक्ट्री है, लेट से वो कैंडीज़ बनाती है, उस फैक्ट्री में अगर कोई बीमारी की आउटब्रेक हो जाए और वही फैक्ट्री अगर कैंडीज़ के ऐड देती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो इट्स अनलाइकली कि उसकी वो स्टोरी को कवर किया जाए, क्योंकि जाहिर बात है वो एक रेगुलर ऐड देने वाला है। गवर्नमेंट सेंसरशिप के अतबार से इंडिया में मैंने जो वर्ड सुना था वो TRP के अलावा ये मैंने सुना था ये कि वो ऐड नहीं देते। ये बड़ी मुझे पाकिस्तानी चीज़ लगी थी कि इसके अखबार में ऐड लगवा दो, इसके अखबार में बंद करवा दो। इंडिया में मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वहाँ भी ये प्रॉब्लम ये रियल है या ये सिर्फ एक कंप्लेंट है कि यार ये जो TRP देख के ऐड लगाते हैं तो उसकी वजह से फिर वो मुकाबले नहीं, बिल्कुल एक रियल इशू है। और ये अगर ये जो गुज़िश्ता 10 साल की अगर हम पॉलिटिक्स देखें ना, और जो वहाँ का समाज है या मीडिया है नरेंद्र मोदी के आने के बाद, उसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं और चीज़ें बड़ा ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। और उसमें ये जो आप बात कर रहे हैं ना मीडिया के हवाले से, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये वो सारे पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर अभी आप ये सुन के हैरान होंगे कि वहाँ पे लोग अरेस्ट हैं, जर्नलिस्ट, दफ्तरों पे छापे पड़े, उनको जेलों में डाल दिया गया। तो वो मामला बिल्कुल चल रहे हैं और ये बिल्कुल वो आपने कहा प्रो पाकिस्तानी स्टाइल है। उमर नाम था वो पाकिस्तानी इंडियन जर्नलिस्ट जो थे, मुस्लिम थे, उमर शेख नहीं, उमर खालिद, वो भी जर्नलिस्ट थे, वो एक्टिविस्ट भी थे। तो राइट जी, थोड़ा सा वो मिक्स। BBC इंडिया के ऊपर भी गालिबन जब वो डॉक्यूमेंट्री आई मोदी साहब की, बिल्कुल वो देखें पूरा एपिसोड जो है, उससे आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया कि कोई इंटरनेशनल क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम जाहिर बात है पूरी दुनिया में बड़े कदर की निगाह से देखा जाता है। लेकिन उन्होंने ये, इसलिए मैं आपको जब कहता हूँ ना कि गुज़िश्ता 10 साल जब हम स्टडी करते हैं तो उससे पहले की जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है।
और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तब्दील हो रही हैं। और इसी बुनियाद पे जब हम ये इलेक्शंस को या मीडिया को देखते हैं तो पता ये चलता है कि वो चूँकि उनके पास पावर है, वो एक अथॉरिटी में आ चुके हैं बीजेपी वाले, तो वो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। डू यू थिंक ये चिकन एंड एग सिनेरियो है कि पहले मुर्गी आया कि अंडा, के पहले ताकत आई और फिर मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं वो, या पहले मीडिया इन्फ्लुएंस गेन किया और उसके ज़रिए ताकत हासिल की? यानी ये ज़्यादा, यानी ये हैंड इन हैंड है या एक का दूसरे से रिलेशनशिप है, या ये जब ताकत में आने के बाद इन्होंने ये मीडिया के ऊपर एक मुझे ऐसे लगता है कि ताकत में आने के बाद इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी चाहिए, और जहाँ पे हमारी चीज़ें ना मानी जाएं फिर वहाँ पे थोड़ा सा उसको टाइट भी करना चाहिए। बतदरीज इन्होंने किया, और अब ये है कि अब सिचुएशन ये है कि उन्होंने फुली कैप्चर कर लिया है, और अब उस तरह से जो अल्टरनेट ओपिनियन की वॉइसेस हैं वो बहुत कम रह गई हैं। ये बिल्कुल डिस्कशन होती है यूट्यूब के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। ऑल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो बीजेपी ने भी बहुत एम्प्लॉय किए हैं। मतलब एक ये वहाँ पे मैं मजाक भी सुनता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, यानी आप अगर उनके वहाँ पे स्ट्रीट इंटरव्यूज़ देखें तो वहाँ पे एक तस्वुर है कि गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये दो हैंड इन हैंड जाती हैं। यानी एक मेन स्ट्रीम पे कैप्चर किया उन्होंने, और अल्टरनेटिव मीडिया में उन्होंने रादर देन वो यूट्यूब या इस तरह के प्लेटफॉर्म से फोकस करें, वो ख़बरें बना के व्हाट्सएप पे लोगों को चला देते हैं। IT सेल का भी आपने तस्वुर सुना होगा, हमारे यहाँ भी PTI पे इल्ज़ाम लगता होता है कि इनका बड़ा तगड़ा IT सेल है। शायद उतना ऑर्गेनाइज ना हो शायद जितना BJP का बताया जा रहा है। तो हमारे एक्सपीरियंस में भी है कि हम कोई भी वीडियो डालें उसमें अगर इंडिया या मज़हब या इस्लाम का कोई ताल्लुक हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और वीडियो देखे बगैर वो वो अपनी चीज़ ढूंढ लेते हैं, वो 7वें 8वें 10वें 20वें मिनट पे, और फिर वो उस पर बस कमेंट करके निकल जाते हैं। इस पर भी आ चुके हुए होंगे आप अगर आप देख रहे हैं। असल में ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अभी जब हम उनकी ये जो मीडिया के जो एस्पेक्ट है इसको स्टडी करते हैं तो आपके सामने बड़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि व्हाट्सएप पे हम लोग अब 5 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, ग्रुप 256 लोगों का बन सकता है। तो ये सारी जो मेहरबानी है ये बीजेपी की है, क्योंकि इंडिया में जो मिसलीडिंग न्यूज़ या फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा के जो सेल्स बने हुए थे उनकी तादाद लाखों में थी, और एक एक न्यूज़ से आप ग्रुप्स के अंदर से 2-2 2.5 लाख लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। यहाँ तक वो मामला चलता होता था। तो वो उस फेक न्यूज़ की वजह से और इंडिया की स्पेशली बीजेपी की इस मामले की वजह से ये व्हाट्सएप के ऊपर जितनी आप पाबंदियाँ देखते हैं या न्यू रेगुलेशंस देखते हैं, तो इसकी रीज़न उनकी ये सारी हरकतें हैं कि वो उसको अब लिमिट किया इन्होंने, ग्रुप्स को लिमिट किया व्हाट्सएप ने, फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ऊपर एक निशान आ जाता है कि फॉरवर्डेड मैसेज है। और ये सारी चीज़ें वो जो आपने बात की, फिर अभी इलेक्शंस में उनके कॉल सेंटर एक्टिव हैं, को 25,000 के आसपास उन्होंने अरेंजमेंट की हुई है कि जो लोग यही काम कर रहे हैं, कॉल्स करते हैं, मैनेज करते हैं, फीडबैक लेते हैं, 25,000 अगर बच्चे बच्चियां लगे हुए हैं दिन की, वो 100 कॉलें करते हैं, तो आप खुद ही हिसाब लगा लें। राइट, मतलब उन्होंने इसमें बहुत इन्वेस्ट किया एज अ पार्टी। कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर, जो जिस तरह हमारे यहाँ एक बनावटी सा होता है कि इसके बियॉन्ड आप नहीं खर्च कर सकते अपनी कैंपेन के ऊपर। वो होता है ना हर कैंडिडेट का, वो होता है वो 10-20-30 लाख रुपया का क्या। हाँ, वहाँ पे तकरीबन 70-80 लाख से ऊपर है। अच्छा, कि इससे ऊपर आप नहीं खर्च सकते। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जिस तरह पाकिस्तानी कानून के अंदर कुछ ऐसे नकाइस हैं, वहाँ पे भी डेफिनेटली हैं। और इंडिया की इलेक्शन कैंपेन तो बहुत महंगी है। मतलब हम अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में बिल्कुल कोई ख़र्चा नहीं होता। अब इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक ये कि लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी की जो कैंपेन है, यहाँ पे तो आपने 1 लाख वोट ले लिया, 80,000 वोट ले लिया, 1.5 लाख ले लिया तो आप कामयाब हो जाते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपका वोट 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक भी चला जाता है। ये वोटर टर्नआउट ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये कि वहाँ की जो डिलिमिटेशंस हैं वो बहुत पुरानी हैं, उनको उन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया। वो जो 543 सीट्स हैं वो 50 साल से 40 साल से चलती आ रही हैं। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो वोटर्स हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है, और इसलिए जब हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स की तादाद ज़्यादा है तो कैंडिडेट का ख़र्चा भी उस हिसाब से हम देखते हैं कि क्या, जिस तरह पाकिस्तान में पार्टी ऑफिसेज खुलते हैं वहाँ पे भी खुलते हैं, चाय चल रही है, खाना चल रहा है,
इसी तरह लोगों को ब्राइब किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है वोट, ये सब वहाँ पे भी सिलाई होता है। मशीनें देते हैं, सिलाई मशीनें देते हैं, बकरे देते हैं, साड़ियाँ देते हैं, और बाकी जो भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये पाकिस्तान और उनके अंदर एक सिमिलैरिटी है। माशाल्लाह, तो खुशी वो खुशी सुन के। खर्चा बड़ा करते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट है इलेक्शन कैंपेन का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कि लीडर्स की जो कैंपेन है या जो मैसिव बड़े जलसे हैं, उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है। अब जिस तरह हमारे यहाँ पे तो एक हेलीकॉप्टर हो तो लीडर कुछ ना कुछ मैनेज कर लेता है, वहाँ पे पूरी एक फ्लीट होता है, उसमें हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज़ हैं, चार्टर्ड प्राइवेट जेट्स हैं, क्योंकि इंडिया आपको पता है एक बहुत बड़ा मुल्क है, 1 बिलियन से ज़्यादा उसकी आबादी है, 90 करोड़ से ज़्यादा उसके वोटर्स हैं। तो 90 करोड़ प्लस वोटर्स को आपने अगर इंगेज करना है तो उसके लिए आपके पास 30+ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं। वो उसका जब आप बजट देखते हैं, और फिर जब हम ये बात कर रहे थे अडानीज़ की और बाकी, तो फिर आपको पता चलता है कि जो कॉर्पोरेट फंडिंग है वो जो पार्टीज़ को जा रही है वो क्यों बिलियंस में है। वो ये जो स्टोरी चली थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली, वो क्या उसकी मुझे उसका भी मैंने उसमें ज़्यादा डीप डाइव नहीं किया, मुझे एक सरसरी उसकी खबर है, लेकिन वो क्या स्टोरी बनती है? देखिए, वो वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पॉलिटिकल पार्टी को आप फंड कर सकते हैं बॉन्ड्स खरीद एज ए कॉर्पोरेट, अगर आप एंटिटी हैं तो आप उनको उसके तरीके से फंड कर सकते हैं। अब उसमें एक और प्रॉब्लम है, बॉन्ड जिस तरह होता है उसकी एक फेस वैल्यू होती है, उसकी एक रिटर्न वैल्यू होती है, तो क्या आपको मुनाफा मिलता है वो खरीदने पे, या सिर्फ आप उनको सपोर्ट कर सकते हो? सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो क्या लिक्विडेट भी हो सकता है बॉन्ड? वो पार्टी अगर चाहे तो वो कर सकती है, क्योंकि वो पार्टी को दे रहे हैं ना आप। या आप उस पार्टी में इक्विटी खरीद रहे हैं बेसिकली। हाँ, तो क्या जिस तरह एक आम बॉन्ड, एक आम ट्रेजरी बॉन्ड का तो मकसद होता है कि फेस वैल्यू होती है और एक उसकी रिटर्न एक वैल्यू होती है, और उसकी बुनियाद पे आप उसको ख़रीदते हैं इस लालच में कि भाई इतने साल या इतने महीनों के अंदर मैं लिक्विडेट कर सकता हूँ उसको। इसमें आप, और वो स्टेट की आप इक्विटी खरीद रहे हैं बेसिकली, स्टेट आपको आपका गारंटी दे रही होती है, आपका पैसा बोरो कर रही थी बेसिकली। इसमें चलो ठीक है, मुनाफे का वो आंसर नहीं है, इसमें है कि यार अगर ये पार्टी सपोर्ट होगी तो ये ऐसे कवानीन लेके आएगी कि मेरी कॉर्पोरेट जो है वो उसमें वो जो भी आपका एडवांटेज है। इसमें जो इक्विटी है, क्या आप पार्टी की ओनरशिप खरीद रहे हैं, उनके शेयर खरीद रहे हैं? नहीं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो एक असूल है वो ये है कि आप अपने जो प्रॉफिट है उसका एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि फिर शेयर होल्डर्स जो हैं वो आपके कंप्लेन करते हैं कि देखें जी इतना प्रॉफिट आया तो आपने सारा का सारा दे दिया। तो उसको लीगलाइज करने के लिए, उसको चैनल उसको एक देने के लिए कि आप कि जो सर्टन आपके जो परसेंटेज है उसको आप लीगली प्रेजेंट करें, बजाय ये कि वो खुफिया तौर पे फंडिंग हो रही है या फलां। तो अब इसका एक नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि पार्टीज़ को आप फंड कर रहे हैं, अगर वो पार्टी स्टेट में या फेडरल में, मरकज़ में, वहाँ पे हुकूमत में आ गई, सेंटर में, तो प्रॉब्लम ये होता है कि या तो आपको उस फंड से पहले ठेका मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, या उसके बाद मिल जाता है। मैं समझ गया। वो अब ये चीज़ें बड़ी रिलेटेबल हो गई हैं। अब इंडिया के अंदर लोग इस तरह एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, देखें जी फलां टनल का कॉन्ट्रैक्ट था तो फलां कंपनी ने इतने दिए तो वो उनको ये मिल गया। अच्छा, अब जहाँ पे आपका ट्रस्ट लेवल ज़्यादा है वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद भी दे सकते हैं। इस तरह वो जब ओबामा साहब थे जो अमेरिका के सदर, उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको जो वॉल स्ट्रीट के बड़े बैंक्स थे वो उनको स्पीकर के तौर पे बुलाते थे, और स्पीकर फीस वो देते थे 2-2, 4-4, 5-5 लाख डॉलर। अब अगर उसको ट्रेस बैक करें 5-6 साल तो पता लगता है कि जो 2008 के क्राइसिस के बाद बेल आउट मिला बैंकों को, वो ओबामा साहब ने बड़ा उनको लाड किया था। बिल्कुल। अब वो ट्रस्ट का लेवल इतना हाई है कि वहाँ पे 5-6 साल कमेटी डाल के बैठे वो। बिल्कुल। और बाद में तकरीर, मतलब अब से ओबामा ने अच्छा, अब क्या ही कह देना तकरीर में 2 घंटे। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? ट्रस्ट के दोनों पार्टीज को पाकिस्तान में ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तान में अगर आपने इलेक्शन जीत लिया है या पाकिस्तान में आपने पैसे लगाए हुए हैं, आपको थपकी भी मिली हुई है, आप जीता हुआ इलेक्शन भी हार सकते हैं। बिल्कुल, हो सकता है दूसरी पार्टी ने ज्यादा दे दी हो। नहीं, एंड मोमेंट में ट्रस्ट ब्रीच का मसला तो है ना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। वो फाइनेंशियल हो, पॉलिटिकल हो, जो भी हो। राइट, तो हाई ट्रस्ट पॉलिटिक्स है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। उस पे ऑपोजिशन ने, जाहिर बात है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो जो मुस्लिम पार्टी है हैदराबाद की एमी, वो बहुत सब तकरीरें कर रहे हैं उसके खिलाफ कि यार ये आप लोग इस जरिए करप्शन, बेसिकली एक लीगलाइज्ड करप्शन का मैकेनिज्म बना दिया आपने ये, और
ये स्पेसिफिकली इन्होंने लेजिस्लेट किया था बीजेपी ने, या कोई इसकी शक्ल बदली थी इन्होंने जो ये ख़ास इन्होंने इस पर करप्शन किया? पहले वाले नहीं ये काम कर रहे थे? देखिए, पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पहले ओपनली नॉर्मली लोग फंड करते थे, फिर ये होता था कि कुछ जो फंड्स होते थे या जो फंडिंग होती थी वो खुफिया तौर पे होती थी कि देखें ये पार्टी फंड फलां ने दे दिया। अब उसको चैनलाइज करना, ये लीगलाइज करना ज़रूरी इसलिए था कि ट्रेंड ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर से फंडिंग होती है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर की फंडिंग आप इस तरह नहीं कर सकते कि जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि जी आपने थैले में इतने करोड़ रुपए डाले और जाके पकड़ा के आ गए। तो उसको चैनलाइज करना है। तो चैनलाइज कैसे करना है कि एटलीस्ट पता तो हो कि देखें जी ये 50 कंपनीज हैं, इन्होंने इस पार्टी को इतने रुपए दिए हैं। ये शुरू से सिस्टम है इनका या बाद में? नहीं, अब इसको बाद में इन्होंने ऐड किया है। बीजेपी वालों ने इसको इन्होंने थोड़ा सा चैनलाइज किया कि एटलीस्ट आपके पास एक लिस्ट है और उसके थ्रू ही आप फिर ये सारा काम कर रहे हैं। अब जो भी उनकी नैब है वो इससे वर्क बैक करके नैब का कुछ ना कुछ तो वर्जन होगा वहाँ पे। नहीं, वहाँ पे तो जिस तरह हमारी FI है, वहाँ पे NIA है, लेकिन NIA का स्कोप बहुत बड़ा है, बड़ी पावरफुल एजेंसी है वो। और SBI कौन सी वाली है? वो टैक्स वाली है? वो CBI दूसरी है। CBI, सॉरी, हाँ ओके। तो वो अब उस इलेक्टोरल बॉन्ड के ट्रैक को इस्तेमाल कर सकती है, राइट? एक तरह से बेहतर भी है क्योंकि जाहिर बात है इस किस्म की पॉलिटिकल मैनूवरिंग तो करेंगी कॉर्पोरेशंस, उनको शट डाउन करने का तरीका तो कोई नहीं है सच, क्योंकि करप्शन करने की। अब देखें उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जो बात की है उससे मुझे याद आ गया कि घोस्ट कंपनीज हम कहते हैं जी, कंपनी है उसमें बिजनेस नहीं हुआ, लेकिन क्या है कि वो कंपनी एकदम उठती है और वो इतने करोड़ रुपया जाके फंड दे देती है। अब ये चीज़ें, अब इसको आप एज ए वाइट कॉलर क्राइम भी ट्रीट कर सकते हैं और एज ए चैनलाइजेशन ऑफ इलेक्शन फंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि एटलीस्ट आपको पता तो चल रहा है ना कि कहाँ से क्या आ रहा है। और जैसा अडानी साहब पे बहुत जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगे थे कि उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई थी, शेल कंपनीज, और उनके ज़रिए वो पैसा पंप करके अपने स्टॉक को चढ़ाई जा रहे थे और उसकी वजह से वो मार्केट से और पैसा उठा पा रहे थे। एक पूरी साइकिल थी गेम की। बिल्कुल ठीक है, एज लॉन्ग एज एक मनी ट्रेल एग्जिस्ट करती है तो पोटेंशियल है इन्वेस्टिगेशन की आफ्टर द फैक्ट, लेकिन उसके इमीडिएट नुकसान तो वो तो हो जाएंगे, वो उनके लिए मिटिगेट नहीं कर पा रहे। और इल्ज़ाम यही आ रहा है कि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा फंड उठाया है इस तरह से। बिल्कुल उठाया, राइट, बिकॉज जो ऑपरेशन है ना बीजेपी के, जो मैं एटलीस्ट ऑब्जर्व करता हूँ आम अपने हैसियत शहरी यूट्यूब वगैरह पे, वो बहुत बड़े स्केल पे हैं। वो एक पार्टी के नहीं लगते, वो एक मतलब एक कॉर्पोरेट के लगते हैं, जितना वो पैसा खर्च करते हैं। जिस तरह की मोदी के कपड़े होते हैं, मोदी के, मतलब मैं कहीं देख रहा था कि मोदी के लिबास कोई करोड़ 2 रुपए के करोड़ की शर्ट होती है, उसकी घड़ी होती है, वो एक दफ़ा दिन में कुछ 6 लिबास बदलता है, उसकी PR। देखिए ब्रांडिंग उन्होंने बहुत डे 1 से बड़ी परफेक्ट की है। इसमें तो देखें वो बीजेपी का जो क्रेडिट है वो उसको मिलना चाहिए कि उन्होंने स्टार्ट किया कि चाय वाला, बिल्कुल चाय वाला से वो ले गए बिलियंस ऑफ रुपीस की जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वहां से उन्होंने कनेक्ट किया उसको, तो ग्रेजुअली उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। अब चाय वाली कहानी भी अब सुनने को मिल रही है कि वो भी थोड़ी सी उसके अंदर भी कुछ जरा एक आंसर है फ्रॉड का। नहीं, लेकिन देखिए मोदी के बारे में ये तो चीज़ एक दुरुस्त है ना जी कि वो ग्राउंड लेवल का एक वर्कर था जिसने अपनी स्पेसिफिक पार्टी के लिए या अपने नज़रियात के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी। तो अब आपने उसको कैसे सक्सेसफुली प्रेजेंट किया, हालांकि ये वही नरेंद्र मोदी हैं कि जो गुजरात के CM के तौर पे आए थे और वहाँ के जो राइट्स हुए थे वो हम सब के सामने पिवटल रोल था इनका जी। वो उसके बावजूद रीब्रांड जो हुआ, जब आपने उसको रीब्रांड किया और फिर आप उसको सेंटर में लेके आए हैं, तो ये बीजेपी ने देखें डेफिनेटली बड़ा अच्छा काम किया। आई मीन हाँ, एक पार्टी के एतबार से देखा जाए, क्योंकि वाकई में आई थिंक एक सिग्निफिकेंट पोर्शन पॉलिटिक्स का शायद PR और ब्रांडिंग ही होता है। मतलब और बड़े सक्सेसफुली उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू ब्रांड दे दिया, पप्पू नाम दे के ना, वो एक ये सादा बेवकूफ़ बच्चा, हालांकि वो हम उम्र ही है मेरे ख्याल है मोदी का, 10 साल की फ़र्क होगा मेरे ख्याल है, 5-10 साल की फ़र्क। नहीं, थोड़ा ज़्यादा फ़र्क है, 20 साल का फ़र्क होगा, राइट। मतलब वो एक मैच्योर आदमी है, मुराद ये है कि बच्चा कोई नहीं है वो, लेकिन उसको बिल्कुल बच्चा बना के उन्होंने। देखिए ये वही इशू है जो पाकिस्तान में PTI वर्सेस पीपल्स पार्टी एंड PMLN फेस कर रहे हैं कि एक तरफ आपके पास पॉपुलर लीडर है, उसके अपने मसाइल हैं, और दूसरी तरफ आपके पास मौरूसी सियासत है जिसको कुछ लोग नापसंद करते हैं। अच्छा, अब वहाँ पे उन्होंने इंडिया में भी यही किया, उन्होंने कहा देखिए इधर पॉपुलर लीडर है मोदी, इधर मरियम, दूसरी तरफ जो है वो मौरूसी सियासत है। मरियम पाकिस्तान में क्या हुआ कि जी एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ मरियम बिलावल है, तो उन्होंने बिल्कुल सेम स्केल पे एक दूसरे को टारगेट किया।
तो ये जब मैं कहता हूँ ना कि सिमिलैरिटीज हमें देखनी चाहिए। सर राहुल गांधी की तरह मरियम और बिलावल सीरियस कब बन के आएंगे वापस? मतलब उन्होंने जो रीब्रांडिंग की है अपनी, वो पूरा भारत यात्रा की है, पूरी वो इंडिया में उन्होंने वॉक किया है और बड़ा एक मैच्योर फिगर शो किया है, दाढ़ी शाड़ी भी निकल आई उनकी, सफ़ेद बाल भी निकल आए और बिल्कुल वो आम ट्राउज़र शर्ट पहन के, जॉगर पहन के, मतलब एक बड़ी वो मैन ऑफ द पीपल वाली इमेज बना के बड़ी मैच्योर और बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी। पहले तो शायद वो मैच्योर बातें भी करते थे। ये मरियम साहिबा और बिलावल साहब का इस मैच्योर, मतलब अगर यही है, अगर कंपैरिजन यही है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है और वो अगर लेबल दे दे तो लेबल चिपक जाता है कि भाई नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, शहबाज शरीफ चोर, मरियम नेपोटिज्म सिफारशी, बिलावल नेपोटिज्म सिफारशी, मरूसी सियासत। अब उस लेबल का मुकाबला करने के लिए अपने आप को रीब्रांड करना होगा। लेकिन मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद बिल्कुल भी आपको वो मैच्योरिटी नहीं नज़र आ रही पॉलिटिक्स की जो आपको शायद इंडिया में नज़र आ रही है। देखिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए। और वो कैसे है? वो इसलिए है कि अगर आप देखें कि इंडिया की जो फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, अगर हम मरियम साहिबा की बात कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली फीमेल पॉलिटिशियन से ही कंपैरिजन करेंगे। वहाँ पे तराश खराश ड्रेसिंग इंडिया के अंदर बिल्कुल सादा है। वहाँ पे मोर देन 12-15 CMs रह चुकी हैं मुख्तलिफ स्टेट्स की। आपको कहीं पे कोई ताम झाम नहीं मिलेगा, कोई उस तरह से ड्रेसिंग नहीं मिलेगी, कोई मेकअप नहीं मिलेगा। उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे ये है कि आपने पहले इस पे तवज्जो देनी है, आपका ड्रेस क्या है, आपने कितने पीस का सूट पहना हुआ है, आपकी दुपट्टा कौन सा है, शॉल कौन सी है, वो सारी चीज़ों पे तो ये वो डिफरेंस है कि जहाँ से पता ये चलता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हाँ वो रानी है ना, वो रानी राजा इमेज से बाहर नहीं निकल रहे बिलावल और मरियम साहिबा। उसकी वजह ये है ना कि उनको अभी तक मैन ऑफ द पीपल, वुमन ऑफ द पीपल वाली कब पॉलिटिक्स करेंगे? उसकी वजह ये कि राहुल गांधी को एक थ्रेट मिला। वो ये था कि पिछले 10 साल में उनकी पॉलिटिक्स की जो बेस थी वो शेक हो गई। ठीक है, 10 साल से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं और बीजेपी जिस तरह से अपने कदम उसने जमा लिए हैं वो हम सब के सामने हैं। इनको अभी उस तरह का एक मेगा थ्रेट नहीं मिला। बिलावल साहब सिंध में कंफर्टेबल हैं, पंजाब में कोई धक्के शके से कुछ ना कुछ मरीम नवाज साहब ने भी गवर्नमेंट बनाई हुई है, तो उनको उस तरह से किसी ऑपोजिशन का सामना नहीं है। इस वजह से शायद वो अपने प्रोटेक्टेड माहौल में वर्किंग कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा फ़र्क है। ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि अगर खान साहब जिस तरह मोदी हैं वो अगर 5-10 साल निकालें बाकायदा स्टेबल एक सेंटर में भी और एक आधे सूबे में भी, तो फिर इनको डर लगेगा। अब देखें, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब खान साहब गवर्नमेंट में थे उस टाइम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो जलसे हैं और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट था, वो डिफरेंट थी। वोट को इज्जत दो, ऑपोजिशन थी, मसले मसाइल चल रहे थे, तो ये नखरे तामझाम सारे एक साइड पे हो गए। फोकस करना था कि जी पॉलिटिकल सर्वाइवल की जंग है। वो जैसे ही उनको पता लगा कि हम कंफर्टेबल हो गए हैं, अदम एतमाद आ गई, उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट बन गई, उसके बाद फिर वो सारा कुछ चेंज हो गया। इस तरह जब मोदी कंफर्टेबल हुए हैं तो उन्होंने महंगे महंगे सूट, घड़ियाँ, राइट, प्रोटोकॉल, बिल्कुल। ये कभी वो समुद्र में नहाने जा रहे हैं, कभी वो मंदिर में जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, फिर वो सेलिब्रिटी बन गए, सेलिब्रिटी बन टीवी शोज में आने लग गए, वो समझ गया। बिल्कुल ठीक। यानी थोड़ी सी आई वुड सस्पेक्ट कि थोड़ा सा बिलावल और मरियम साहिबा ने अपना हाथ जल्दी खेला है, थोड़ा सा। यानी इतनी कंप्लीट विक्ट्री नहीं उनको मिली जितनी शायद वो उसको तस्वर कर रहे हैं। अगर वो थोड़ी देर और एक पीपल्स इमेज लेके चले, खासतौर पे जो पाकिस्तान में आजकल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट बनी हुई है, जो माली हालत है आम बंदे की, तो उसमें अगर वो थोड़े से ज़्यादा एक ग्रास रूट लेवल पॉलिटिशियन की तरह अगर दिखें, हालांकि ये इम्पॉसिबिलिटी है कि वो ग्रास रूट दिखें, क्यों दिखें, वो कैसे दिखें? उनको चाहिए नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो राजा रानी है। इसमें फिर वो एक एज ओल्ड वो भी आ जाता है रोल। खैर इसको हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स थोड़ी देर के लिए डिफर करते हैं, वो हमारी एक वो आदत है सबकी के डिफ़ॉल्ट वापस अपने घर की कहानी में आ जाते हैं। ये तो ऑब्वियस है कि मैंने स्टार्ट में भी मजाक से पूछा भी कौन जीत रहा है, तो ये तो ऑब्वियस है कि बीजेपी एक चौथी बार के लिए आ रही, राइट? थर्ड टाइम सॉरी, मैंने नहीं, असल में उनका कॉन्टिन्यूस होता है ना, 5+5। हमारा ये होता है कि 3+2+3.5
थर्ड टाइम के लिए बीजेपी लगता है कि वो आ रही है उसमें पावर में, लेकिन क्या वो उसी धड़ल्ले से इस बारी जीती जिस तरह पहले जीती थी, या आपको लगता है कि कुछ डेंट डाल पाई है अपोजिशन? देखिए, पोजीशन तो बहुत मजबूत है बीजेपी की, और इस दफ़ा जो उनका क्लेम है कि जी 400 प्लस पे हम जाएंगे, अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा क्लेम है और उसके लिए उन्होंने मेहनत भी बहुत की है। और उसमें बीजेपी का जब हम स्ट्रेटजी देखते हैं तो उनके उसके दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक तो ये है कि उन्होंने एक तो अपने नज़रियात पे तवज्जो दी है, जिसको हम कहते हैं कि जी हिंदू फर्स्ट इंडिया, जो मीडिया में भी आ रहा है कि ये सेकुलर मीडिया से इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया हिंदू फर्स्ट इंडिया की जानिब, जो कि उनका पुराना मसला था, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 ख़त्म किया, राम मंदिर के मसले को सॉल्व किया। फिर उसी तरह बंगाल के अंदर दो शहरियत के कवानीन थे सिटीज़नशिप के, वो उन्होंने चेंज करवाए। जी, वो CAA आसाम में वाला। सारा, बिल्कुल। तो वो इसका एक पहलू है। दूसरा ये कि उन्होंने फिर साथ डेवलपमेंट भी की है। उन्होंने अपना जो इंडिया की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उन पे बड़ी तवज्जो दी है। रोड नेटवर्क के ऊपर उनका बड़ा काम है, तकरीबन कोई 4 लाख किलोमीटर सड़कें उन्होंने बनाई हैं। जो रीजनल लोकल एयरपोर्ट्स थे इंडिया में, उनकी तादाद डबल हो चुकी है पिछले 10 साल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो 70 थे तो अब 140 हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है, जिसकी बेसिस पे आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि आप 40-50 एयरपोर्ट्स नए बना दें जो फंक्शनल भी ना हो और जो नुकसान में जा रहे हों। इसी तरह जो हमारे यहाँ पे तो खैर ट्रेन का जो ट्रैक है वो तो कम से कम ही होता है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कोई 25-30,000 किलोमीटर्स ऐड किया है ट्रेन नेटवर्क में। ये वो चीज़ें हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये दोनों साइड पे खेल रहे हैं। एक तरफ वो डेवलपमेंट भी करके दे रहे हैं, और हाँ दूसरी जी, साइड पे अपने जो इंतहा पसंदाना नजरियात हैं ये उनको लेके चल रहे हैं। डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है, इसको विकास कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स में एक पेपर पढ़ा था, एक तमिल प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे, उनका मैं नाम स्किप कर रहा है अभी। उन्होंने फरमाया था कि डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स बड़ी एक ख़तरनाक पॉलिटिक्स होती है, बिकॉज ये ना फ़ौरन अदराइज कर देती है इंडिजिनस लोगों को, जो उधर के एक्चुअल मुकामी होते हैं, माइनॉरिटी के लोग जो होते हैं, जो कमज़ोर तबका होते हैं। क्योंकि फिर वो उसकी जो एक्सचेंज है वो यही है कि यार तुम्हें अपना कल्चर चाहिए या डेवलपमेंट चाहिए। ये बड़ा एक ना अजीब सा इसका कैच-22 होता है। और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स जो होती है, कि विकास की पॉलिटिक्स जो कह लेंगे आपको, वो सेकुलर टर्म्स में बड़ी अच्छी लगती है सबको कि यार डेवलपमेंट की तो बात कर रहे हैं यार, ठीक है। वो डेवलपमेंट इन एक्सचेंज फॉर व्हाट, वो वाला सवाल ज़रा मिसिंग होता है। तो मेजॉरिटी को अपील करना है, एक हिंदू मेजॉरिटी को, उसको रेडिकलाइज करना है, उसको एक आप कह लें हिंदू राष्ट्र का ख्वाब दिखाना है, अखंड भारत का ख्वाब दिखाना है। वो बड़े बड़े नक्शे उन्होंने बनाए होते हैं, उसमें कभी अफगानिस्तान, मैं कहता हूँ आ जान ले लेन अफगानिस्तान से पाकिस्तान में लागू, पता जाए होता क्या है। लेकिन वो बड़े बड़े से नक्शे उन्होंने बनाए होते हैं, उसमें बंगाल भी डाला होता है, कुछ ये आसाम का वो जो चाइना के साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उनकी, वो गलवान वैली की, वो भी डाली होती हैं। हालांकि इंडिया ने, अगर देखा जाए टेक्निकली, अखंड भारत थोड़ा छोटा कर दिया रिसेंटली चाइना ने, और उस पर मोदी साहब ने कोई स्टेटमेंट्स नहीं दी। अच्छा, ये सबसे बड़ी अजीब सी बात है, इतनी हिंदू नेशनलिज्म, इतना हिंदू, ये तो हिंदू राजे बड़े दिलेर थे, तो तुर्क और अफगान बड़े जालिम थे, और मुसलमान तो हैं ही, ये सारा। तो चीनियों ने इतनी वो टेरिटरी ले ली और मोदी साहब ने आज तक स्टेटमेंट भी नहीं दी उसके ऊपर। देखिए, बिजनेस आपकी जो ट्रेड है उसका आप वॉल्यूम देखें इंडिया और चाइना का, जी, तो वो इंडिया नेट इम्पोर्टर है कंपेयर टू इंडिया के चाइना के मामले में। तो वो देख के लड़ाई करते हैं ना, अक्लमंद है वो। सर लेकिन स्टेटमेंट भी न देना, इतना बड़ा फड्डा कर दी चाइना ने, ये कुछ देखिए ये जो नेबर्स है ना, उनके साथ बड़ा कैलकुलेटेड मूव होती है, और ये एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी की निशानी है कि अब हिंदू मुस्लिम मसले पे वो बात करें और हिंदू राष्ट्र पे वो बात करें तो वो बड़े खुल के करते हैं, लेकिन उस साइड पे ज़रा वो थोड़ा सा कन्नी कतरा जाते हैं। और इधर तो हालत ये है कि इस दफ़ा इन्होंने, बीजेपी ने प्रॉपरली, पहले भी खैर लास्ट 2 इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो मुस्लिम कैंडिडेट्स बीजेपी के बहुत कम होते थे जी, लेस देन 10 होते थे, मतलब डबल फिगर में उनका नहीं जाता था कैंडिडेट्स का नंबर जो मुस्लिम है। और इस दफ़ा तो ये कि उन्होंने पूरे इंडिया में एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया बीजेपी ने। तो वो अपना कैटेगोरिकली इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि ये हिंदू नेशन का जो एक ख्वाब है ना, या हिंदुत्व जिसको हम कहते हैं, या हिंदू राष्ट्र जो है, उस सेकुलर इंडिया से अपने आप को प्रैक्टिकली थोड़ा सा दूर कर रहे हैं। अब ये देखें कि आपकी 543 सीट्स हैं, उसमें आपके इत्तेहादी भी हैं, और उसमें आपने टोटल 1 टिकट जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट को दी है, साथ 1 टिकट जो है वो जो उनके इत्तेहादी हैं बिहार में, उन्होंने 1 टिकट और दी है, तो टोटल आपके पास 2 टिकट्स हैं 543 में। तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है,
वो जो पहले एक थीसिस था ना कि जी मुस्लिम्स हैं और करोड़ों उनकी तादाद है, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, आसाम में, कश्मीर में उनका एक अच्छा नंबर है, उनको अकोमोडेट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उनके परसेंटेज वाइज वोटर्स अच्छे होते हैं तो उनके साथ मिल के चलना चाहिए। तो इन्होंने, बीजेपी ने सिस्टमेटिकली इस सारे के सारे नैरेटिव को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें इस वोट की, हमें इस वोट बैंक की ज़रूरत ही नहीं है, और प्रैक्टिकली वो इसको करके दिखा रहे हैं। बहुत फैसिनेटिंग बात है ये, बहुत फैसिनेटिंग बात है। इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स जहाँ अवाम रेडिकलाइज हो गई है, पैशन है उनके अंदर कि नहीं यार हिंदू राष्ट्र बनाना है, डेवलपमेंट चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, उसमें ये जो स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो बन भी रही है? कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है उनके लिए या व्हाट इज़ इट? देखिए इस दफ़ा तो उनकी कैंपेन सारों की बहुत अच्छी थी, जो इंडिया इत्तेहाद उनका है। हाँ जी। और उनके जो रिजल्ट्स हैं उनके हवाले से भी लोग कह रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिवली कुछ ना कुछ वो मेच्योर करके चीज़ों को इंगेज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि 10 साल का जो एक बैगेज है, या 10 साल की जो कमज़ोरियाँ हैं, या 10 साल में ये जो अपोजिशन को एक सेट बैक पहुंचा है, वो एक इलेक्शन में कवर करना मेरा ख्याल है मुश्किल है। 2-3 लगेंगे। 2-3 इलेक्शंस लग के फिर आप उनके लेवल पे जा सकेंगे। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कि जी इलेक्शन कैंपेन की बेस पे या इस इत्तेहाद की बुनियाद पे कोई बहुत बड़ा ऐसा रिजल्ट आएगा कि जो गेम चेंजर होगा, मैं इस राय से इख्तलाफ करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है उनकी कैंपेन बहुत अच्छी है, बट अभी उनको इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की, वर्किंग करने की ज़रूरत है। ठीक, तो 400 सीटें थोड़ी ज़्यादा नहीं बताई आपने वैसे? बीजेपी मतलब अगर इतनी थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है इनके ऑपोजिशन के इत्तेहाद को, 400 सीटें थोड़ी सी इम्पॉसिबिलिटी नहीं लगती? पहले जी इनकी लास्ट इलेक्शन में तकरीबन 340-350 बन गई थी अलायंस को मिला के, और इस दफ़ा उन्होंने उसमें जो टारगेट सेट किया है वो 400 प्लस का है। अब देखना ये है कि बेसिकली इंडिया में एक और भी इशू है कि आपका जो वोटर है वो दो तरह के फैसले करता है। हमने दिल्ली में देखा कि दिल्ली में जो स्टेट असम्बली के इलेक्शंस थे उसके अंदर सारी की सारी आम आदमी पार्टी जीत गई, लेकिन जब उसके लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो बीजेपी जीत गई। तो वोटर ये भी सोचता है कि स्टेट में हमने किसको लेके आना है और सेंटर में किसको लेके आना है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वहाँ पे। तो ये इसको भी देखना होगा कि क्या इस दफ़ा भी वोटर इसी तरह सोच के कि जी अब ऊपर बीजेपी आ रही है तो चलें जी ठीक है, इसको फुल सपोर्ट करें, हाँ जी, और नीचे फिर हम अपने स्टेट्स में अपने वो कर लेंगे। यानी फ्री बिजली पानी गैस के लिए आम आदमी पार्टी को कर लो, और सेंटर में जनाब हिंदू राष्ट्र। तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस है। आम आदमी पार्टी पे इल्ज़ाम लगता है कि ये हिंदुत्व लाइट है, ये डाइट वर्जन है। यानी ये एक बात लोग नहीं समझ पाते, इसको शायद समझते हैं कि ये बड़ी कोई, क्योंकि उसके अंदर भी एक ये इल्ज़ाम लगता है कि वो भी एक किस्म की स्मोक स्क्रीन रन करती है लोकल लेवल पे बीजेपी के लिए। खैर, लेकिन ये बहुत अच्छा, वो उसमें असल में जब हम आम आदमी को स्टडी करें ना, तो एक उसमें डिफरेंट पॉइंट ये है कि उनका स्टार्ट ही अर्बन पॉलिटिक्स से था। तो अर्बन पॉलिटिक्स के डायनामिक्स जिस तरह पाकिस्तान में डिफरेंट हैं, उसी तरह इंडिया में भी डिफरेंट है। तो अर्बन पॉलिटिक्स में आप ये कम्युनलिज्म और ये वो इस तरह के मसलों से थोड़ा सा हट के चलते हैं, और वहाँ के प्रॉब्लम्स डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए जब हम उनको स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उनकी जो मकबूलियत थी वो ज़ाहिर बात है दिल्ली में शुरू हुई, फिर ये इधर हरियाणा और पंजाब वाली साइड पे भी हुआ है। तो ज़्यादा उनकी जो अट्रैक्शन थी वो टूवर्ड्स जो मैसेज ऑफ अर्बन सिटीज़ हैं, मतलब म्यूनिसिपल वर्क्स ठीक करेंगे, गटर शटर साफ होंगे, बस टाइम पे चलेंगे, गवर्नेंस के जो बेसिकली इश्यूज हैं उनको उन्होंने फोकस किया। तो वो फिर जब आप इस तरह की बात कर रहे हो तो मिडिल क्लास भी थोड़ा सा उन चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल देती है कि ठीक है जी अब इसमें मज़हब कहाँ पे लाना और बाकी चीज़ें। अमित शाह ने कैंपेन के दौरान बड़ी फनी स्टेटमेंट दी कि हम 6 महीने में आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है, जिसको वो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, हम वो छीन लेंगे पाकिस्तान से। मतलब इस किस्म का रेटरिक जो है ये सेफ भी है? कल को उसने मिनिस्ट्री संभालनी है बंदे ने, ये एक मचोर मतलब एक मुल्क की इवन कैंपेन ट्रेल पे जोश खिताबत में ऐसी स्टेटमेंट्स देना आपको लगता है कि मुनासिब है? देखिए उसमें हमें ना बीजेपी का जो नैरेटिव है या जो स्ट्रेटजी है उसको देखना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि कश्मीर के हवाले से इंडिया बहुत अरसा डिफेंसिव रहा है। पिछले 8 से 10 सालों में अब वो एग्रेसिव मोड पे चले गए हैं। पहले वो अपना डिफेंस दे रहे होते थे कि नहीं डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा होता था, उसको उन्होंने डील करना होता था।
अब उनके वो मसले नहीं हैं, तो अब वो अग्रेसिव साइड पे आ गए हैं। अब उन्होंने अभी जो रिसेंटली अगर आप देखें तो यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जो असम्बली की सीट्स उन्होंने एलोकेट की हैं उसमें पाकिस्तानी कश्मीर की सीट्स भी रख दी हैं। हालांकि अभी इलेक्शन नहीं हुआ उस असम्बली का, लेकिन वो जो उसका उन्होंने पेपर बनाया है या उसका लॉ जो पास किया है उसमें पाकिस्तानी कश्मीर के लिए भी उन्होंने सीट्स रखी हुई हैं। तो वो असल में बताना ये चाह रहे हैं कि अब हम कश्मीर के मामले पे डिफेंसिव नहीं एग्रेसिव हैं, और हम जो है वो इस मामले को लेके आगे चलेंगे। 30-40 ईयर्स जो पाकिस्तान इस पे लीड लेता रहा है वो अब हम पाकिस्तान को लीड नहीं लेने देंगे। तो ये उसकी एक मेरा ख्याल है कड़ी है। और जहाँ तक स्टेटमेंट की बात है 4-6 महीने की, तो ये तो एक डेफिनेटली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो अपने वोटर्स को ज़रा पुरजोश बनाने के लिए उन्होंने की है। बाकी उसका हक़ाइक़ से क्या ताल्लुक़ है। कोशिश वैसे हम भी पूरी कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर उनको 6 महीने में मिल जाए। मेरे ख्याल है थोड़ी देर और उनकी बिजली बंद रखी जाए और कोई और सख्त किस्म का टैक्स लगा दिया जाए। नहीं, असल में अब देखें, ये जब से मॉडर्न वर्ल्ड में ना अब इंटरनेशनल बाउंड्रीज चेंज करना या डिस्प्यूटेड टेरिटरीज का जो फैसले हैं बड़े मुश्किल हो गए। बहुत मुश्किल हो गए। हमारे पास सिर्फ एक ही अज़रबैजान की एग्जांपल है कि उन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरी को बाय द फोर्स जाके उन्होंने ले लिया, कब्जा कर लिया। वो भी नेटो की सपोर्ट के साथ, नेटो की सपोर्ट के साथ। अदरवाइज अब दुनिया में बड़ा मुश्किल हो गया कि आप बाउंड्रीज को चेंज करें। तो अगर पाकिस्तान नहीं कर सकता तो वो भी नहीं कर सकते। और अभी रूस 3-4 साल से लगा हुआ है। लगा हुआ है। यूक्रेन में देख लें आप। हाँ जी, डॉनबास सरकार को वो जो रीजन है डोनेट्स वाला, वो बेचारा वो कहता है मेरे हैं, नेटो कहते हैं हमारे हैं। राइट, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि ये ऐसी एक सियासी स्टेटमेंट की हद तक ही होता है। लेकिन अगर अग्रेसिव पॉलिसी को देखा जाए, जो फॉरेन पॉलिसी उनकी रही है इंडिया की, तो उसके अंदर एक बड़ी फैसिनेटिंग ये एलिमेंट था कि उन्होंने वो पाकिस्तान वाले काम शुरू कर दिए हैं कि बंदे मरवाने इधर उधर, गैंगस्टर बनने की कोशिश कर रहा है इंडिया। मैं कहता अपना शौक पूरा कर लें, ये भी इन्हें भी पता लग जाएगा 10-20 साल में कि क्या होता है जब ऐसे कारनामे करते हो। क्या आपने कोई कवरेज की? मतलब मैं ऐसे भोला बन रहा हूँ, मुझे पता आपने कवरेज की है। आपने जो 20 के लगभग मर्डर्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, सिख, कश्मीरी और इवन अफगान कुछ डिसिडेंट्स जो थे जो मुख्तलिफ मिलिशिया फोर्सेस के लिए काम करते रहे हैं, उनके खिलाफ सो कॉल्ड इंडियन एजेंसीज ने यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर करवा के बंदे मरवाए हैं। ये इसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि काफ़ी स्टोरी जो है पब्लिक से आप कह लें छुपी रहती है, उसकी फैक्ट्स और डिटेल्स नहीं सामने आती। तो क्या डिटेल्स हैं, क्या रियलिटी है, कोई क्रोनोलॉजी है? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था इस पूरी स्टोरी? देखिए, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू इसलिए कि इसमें 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं और उनकी जो स्पाई एजेंसीज हैं उनकी ये प्रॉक्सी वॉर है। तो इसको कवर करना इटसेल्फ एक बड़ा मुश्किल काम होता है। उसकी वजह ये कि ना तो कोई प्रेस रिलीज आनी है, ना तो कोई लोगों के इंटरव्यूज़ आने के देखें हमने ये किया, हमने ये नहीं किया। तो आपने फिर डॉट्स को कनेक्ट करना होता है कि ये इंसिडेंट हुआ, मरने वाला का बैकग्राउंड क्या था, मारने वाला कौन है। सो ये सारी चीज़ों को जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो फिर ये पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो ये पाकिस्तान में जो इंसिडेंट्स हुए हैं इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि जब कोई इस तरह की हैपनिंग होती थी, कोई मर्डर होता था, तो ना तो स्टेट ओन करती थी और ना हमसाया मुल्क के लोग ओन करते थे। एकदम मीडिया में फ्लैश होती थी खबर, इंडियन मीडिया में, कि लाहौर में ये हो गया, कराची में ये हो गया। वो लीक करते थे। हाँ, वो लीक करते थे और उसके बाद सबको पता चलता था कि ओहो ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि यहाँ पे ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे थे, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको डेफिनेटली इन चीज़ों का अंदाज़ा था और पता था, लेकिन वो फिर लिमिटेशंस की वजह से ये सारी चीज़ें बड़ी लो ट्यून के ऊपर डिस्कस की जाती थी। उसकी वजह ये है कि जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ से एग्री नहीं कर रही, आफ्टर मेरा ख्याल है 2-1 साल के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को रिवील किया और कहा कि प्रॉपरली 2 केसेस में उन्होंने ये बताया, डस्का में जो शाहिद लतीफ़ का हुआ था और रावला कोर्ट में जो कासिम कश्मीरी का, मोहम्मद रियाज का जो हुआ था, कि जी यहाँ पे प्रॉपरली लोगों को ऑपरेट किया गया वाया दुबई। रॉ इन्वॉल्व है, उन्होंने उन लोगों के पासपोर्ट नंबर्स, डिटेल्स वगैरह सब बताई और इस सारे अमल में तकरीबन 1.5 से 2 साल लग गए। उससे पहले जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ आ ही नहीं रहा, ना तरदीद ना तस्दीक, तो उस हालत में फिर इन चीज़ों को रिपोर्ट करना खासा मुश्किल होता है। फिर ये है कि इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फिर एक फेक न्यूज़ की जंग भी है, प्रोपेगेंडा वॉर भी है, क्योंकि आपने परसेप्शन बनानी है। मिसाल के तौर पे खबरें
लीक हो गई जी, हाफिज़ सईद का बेटा कमालुद्दीन अगवा। अच्छा, अब वो पेशावर से अगवा हो गया जी। अब वो कैसे अगवा हुआ, कमालुद्दीन का नाम का कोई बेटा है भी कि नहीं, तो वो पता ये बाद में जब लोगों ने इस सारी चीज़ को फैक्ट चेक किया तो वो पता लगा कि कमालुद्दीन तो उनके वालिद का नाम था। तो वो इस तरह की फेक न्यूज़। फिर ये कि जी कसूर में लश्कर तैयबा के एक पुराने लीडर के ऊपर अटैक हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स ने उसकी खबर दी इस लेवल पे, और बाद में पता लगा कि अटैक हुआ ही नहीं था। जो यहाँ पे उनके लड़के थे उन्होंने नंबर बनाने के लिए रिपोर्ट दे दी कि हमने फलां बंदे पे अटैक कर दिया। तो वो इस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर होती हैं। फिर कराची में आपको पता है टारगेट किलिंग के कई वाक़यात होते हैं, उनमें से कई ऐसे वाक़यात हैं कि जिनका मिलिटेंसी से बाकी चीज़ों से कोई लेन देन नहीं होता, लेकिन उनको भी क्लेम में डाल देते हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रही है, साथ प्रॉक्सी वॉर भी चल रही है। उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके उन इंसिडेंट्स को सामने लेके आना एक बड़ा ख़तरनाक और बड़ा मुश्किल काम होता है। इसके लिए आपने जो रिपोर्ट बनाई थी वो कहाँ पढ़ सकते हैं? देखिए BBC उर्दू के लिए भी इस पे उन्होंने इसकी कवरेज की थी, उसमें मैं इन्वॉल्व था, ज़्यादा तो उन्होंने काम किया। अगर वो टाइप करें BBC उर्दू जी, और क्या लिखें? उसमें ये है कि पुरस्रार वाक़यात, टारगेट किलिंग के पुरस्रार वाक़यात, कश्मीरी जिहादी रहनुमाओं की इन्वॉल्वमेंट, ये इस तरह के जो BBC उर्दू के लिए। BBC उर्दू के ऊपर ठीक, ये आपकी बड़ी डिटेल्ड रिपोर्टिंग काफ़ी हुई है तफसीली रिपोर्ट है वहाँ पे। वहाँ। एक से ज़ायद है, उसकी वजह के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। फेक भी आपने सब में छांटी की है, राइट। ये बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ आपने बताई है कि वो प्रोपेगेंडा वॉर की इतनी लेयर्स होती हैं कि उसके अंदर से सही गलत सब छांटी करना, ख़ासतौर पे जब पब्लिक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स कोई नहीं रिलीज़ हो रही होती, आपको आपका सोर्स जो है वो ख़बर भी नहीं देना चाह रहा होता, ज़ाहिर बात है एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ थी। ठीक हो गए, बहुत फैसिनेटिंग है, बट इट वाज पार्ट ऑफ BJP's पॉलिटिक्स। डेफिनेटली उन्होंने ये बाकायदा डिसाइड किया कि हम, जिस तरह हमने अभी कश्मीर पॉलिसी की बात की कि डिफेंसिव होने की क्या ज़रूरत है, सऊदी अरब भी तो टर्की में उसने मर्डर करवाया जी, जो कि बहुत बड़ा था। तो उन्होंने कहा जी एटलीस्ट अगर सऊदी अरब अलेजिडली इसको, हाँ एलिजिडली बिल्कुल, इसको अगर हैंडल कर सकता है तो फिर हम भी हैंडल कर लेंगे। और देखें उन्होंने कनाडा के अंदर प्लानिंग की, इंडिया ने अमेरिका के अंदर की, यूके के अंदर की, अमेरिका में फेल कर गई थी, कनाडा में एक कामयाब हुई थी, यूके के अंदर भी एक कामयाब हुई है। और यूके के अंदर इन्होंने बाकायदा पूरी लिस्ट जो है उनकी टारगेट किलिंग की वो सामने आई, लोग पकड़े गए। पाकिस्तान में हुआ तो एटलीस्ट 4 कंट्रीज़ के अंदर तो उनकी ये वर्किंग हो रही थी। ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं, गोल्डी ब्रार, लॉरेंस बिश्नोई जो कोई शूटर था, इसमें ये सिद्धू मूसेवाला मर्डर भी पॉलिटिकली चार्ज लगता है। देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो गोल्डी ब्रार वाला मसला है और सिद्धू मूसेवाला, ये लोकल गैंग्स के मसले थे, पेटी गैंग्स हाँ, मसले हैं। और आपको लगता है पॉलिटिकली हाँ, चार्ज ये है? पॉलिटिकल उसमें नहीं था। उसकी वजह ये कि सिद्धू मूसेवाला की अपनी भी इन्वॉल्वमेंट इस तरह के गैंग्स के साथ थी। अच्छा, मतलब वो एक जो डिफरेंट लुक थी या गैंगस्टर लुक थी उसकी, और उसमें इनका बिश्नोई वगैरह का क्लेम यही है कि जी पहले हमारे बंदे मारे गए तो फिर हमने उसके रिस्पांस में इसको मारा। तो वो पंजाब की जो पॉलिटिक्स है ना गैंगस्टर्स की, वो बड़ी डिफरेंट है। और उसमें लोग जिस तरह पाकिस्तानी पंजाब में जेल में होते हैं, गैंग चल रहा होता है, कुछ मफरूर होते हैं, बंदे मार रहे होते हैं, तो वो इंडियन पंजाब भी तकरीबन हमारे जैसा ही है। तो वहाँ पे भी ऐसी हरकतें हो रही होती हैं कि लोग जेल में भी हैं, गैंग भी ऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकी भी दे रहे हैं, बंदे भी मार रहे जिक्र हैं। भी आ रहा था पहले, एक कैमरा से पहले हम डिस्कस भी करते थे कि जेल में से गैंग ऑपरेट हाँ, कर रहे थे। जी बिल्कुल राइट। तो ये अच्छा, इसके दौरान थोड़ा अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, इस इलेक्शंस पे कितना कोई इम्पैक्ट आया था जो दिल्ली के प्रोटेस्ट हुए थे फार्मर्स के, और उसके बाद फिर एक खालिस्तान मूवमेंट एक नई शक्ल में, एक सिविल राइट्स मूवमेंट की शक्ल में, पहले तो एक मिलिटेंसी की शक्ल थी उसकी पहले एक ज़माने में, अब उसकी एक सिविल राइट्स आप कह लें, पब्लिक एजिटेशन, उसमें वो जवान भी बड़ा खूबसूरत अमृतपाल सिंह खड़ा हुआ, कनाडा से गालबन आया था, कनाडा के अंदर बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है वो ऑर्गेनाइज करके रेफरेंडम भी कर रहा है, रैलियां भी रख रहा है। ये जो नया वर्जन है खालिस्तानी तहरीक का, जो एक ज़्यादा आप कह लें कि नॉन वायलेंट है ज़्यादा, इसका इम्पैक्ट आया कि पॉलिटिक्स पे कोई आंच आई या नहीं? वो सुरखरूस में से निकला है कि नहीं यार देखो इन्होंने बहुत अच्छा हैंडल कर लिया, बंदे भी मार दिए वहाँ पे एक आधा, तो ये क्या, इसका क्या इंटरप्ले था? देखिए इसमें मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये है कि ये जो कैनेडियन और बाकी जो सिख कम्युनिटी का मसला है, इसकी जो प्रैक्टिकल प्रेजेंस है पंजाब में या हरियाणा में वो खासी कम है।
उसकी वजह ये है कि ये मीडिया के लिए, गिमिक्स के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए, कैंपेन्स के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं? मुझे नहीं ऐसे लगता कि ये जो पंजाबी रीजन है इंडिया का, मतलब लाहौर से जो लेके दिल्ली तक के जो दरमियान के इलाके हैं तकरीबन वही इसमें सारे के सारे आते हैं, तो उसके अंदर ये कहना कि जी कोई बहुत बड़ी ऐसी मूवमेंट है, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि ये जलसे जुलूस और इस तरह की रैलियाँ, नारेबाजी कहते ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बट ये कहना कि जी इसकी बुनियाद पे कोई ऐसा लावा पक रहा है कि जो फट जाएगा। नहीं, मैं या जोग्राफियाई तब्दीली की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो सियासत पे इम्पैक्ट आया, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी। देखिए उसका 2 प्रोविंसेस में डेफिनेटली असर होगा। ये जो अभी वोटिंग हुई है और हो रही है इंडियन इलेक्शंस में, तो इसके रिजल्ट्स ये बताएंगे कि ये ट्रांसलेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उसकी वजह है कि इंडिया की नेशनल पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लगता ये सब नहीं, असर इतना होगा। कोई खबर ही नहीं पता, अक्सर लोग जानते ही नहीं होंगे इस चीज़ को। ये जी। उसकी वजह कि ये एक रीजनल इशू था। तो अब ये 2 सूबों में और चंडीगढ़ जो है उसके अंदर ये डिपिक्ट करेगा कि ये किस हद तक इन्होंने इस चीज़ को, अवाम ने इसको ट्रांसलेट किया है कि नहीं किया इनटू वोट्स। जिस तरह हम कश्मीर की बात करते हैं, तो कश्मीर में जो वहाँ की 3 सीट्स हैं जो वैली की हैं, उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जी यहाँ का जो मुस्लिम वोटिंग टर्नआउट है वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत सिग्निफिकेंट हुआ है। पहले कश्मीर के अंदर टर्नआउट बहुत कम होता था मिलिटेंसी की वजह से, आज़ादी की तहरीक की वजह से, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 370 के बाद अवाम निकले हैं। उन्होंने कहा है कि जी हम एक मैसेज कन्वे करेंगे कि जी हम वोट के ज़रिए अपने एंगर को ट्रांसलेट करेंगे। तो वो इंडिया के जो वैली है उसकी सीट्स के ऊपर तो टर्नआउट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 30, 40, 50% के हद तक इंक्रीज़ हुआ है। सो वो अब इंडियन पंजाब जो है इसके अंदर कोई इस तरह से सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आई। कश्मीरी इलेक्शन के अंदर तो लग रहा है कि वही महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला गालिबन उनका नाम जी, है, उमर अब्दुल्ला उनके बेटे को लड़ रहे हैं। हाँ जी, यही लोग जीत के सामने आएंगे। जमात अभी भी उसके ऊपर वो क्रॉस है, वो बैंड है, वो जेलों में है। वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में ये 2 एस्पेक्ट हैं। एक वो जो तंजीमें हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स के साथ अलाइन होकर चलती हैं, डेफिनेटली उनके लिए जगह वहाँ पे अभी भी है। तो ये जो लोग थे जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या इस्तिस्वाब राय और ये जो बाकी मसलों के ऊपर जो अली गिलानी ग्रुप और जमात इस्लामी, इन लोगों के ऊपर बिल्कुल पाबंदियां हैं और वो जेल में भी उस इलेक्शन के प्रोसेस से भी दूर हैं। ये जो उमर अब्दुल्ला हैं या जो लोन फैमिली है या मुफ्ती फैमिली है, ये वो लोग हैं जो इंडियन इलेक्शन में पार्टिसिपेट पहले भी करते रहे। तो इसलिए अवाम को भी अंदाज़ा है कि ये लोग कोई ऐसा नया काम नहीं कर रहे। तो अवाम का जो गुस्सा है वो ये है कि ना तो स्टेट का इलेक्शन हुआ है अभी वहाँ पे कश्मीर का, जो लोकल असम्बली है उनकी, उसका बिल्कुल इलेक्शन नहीं हुआ जो कि होना चाहिए। वो भी बीजेपी इसीलिए नहीं करवा रही कि यहाँ पे आपको अपोजिशन का सामना होगा। और इंटरेस्टिंगली वादी की 3 सीटों के ऊपर बीजेपी का कैंडिडेट भी कोई नहीं है। उन्होंने बड़ा सेफ प्ले किया। उन्होंने कहा है कि जी हमारा वहाँ पे कैंडिडेट नहीं होगा, क्योंकि अगर हुआ और उसको वोट ना मिले तो एक एम्बेरसमेंट है, एक सुक्की होगी। और अब नहीं है तो वो ये कहते हैं कि देखें जी टर्नआउट तो बहुत अच्छा रहा है, तो इसका मतलब है आर्टिकल 370 का बहुत फ़ायदा हुआ है उसको ख़त्म करने का। तो विन विन खेल रहे हैं वो कश्मीर कॉज। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की तरफ से हमेशा के लिए इसको खैरबाद कह दें, क्या लगता है? मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था कि अब जब आपने कश्मीर उनको दे ही दिया तो फिर बाकी मसले अपने मुज़ाकरात के ओपन कर लें, ट्रेड और बाकी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लें। उसकी वजह ये कि आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद एक अच्छा खासा धचका पहुंचा है कश्मीर का, जो मूवमेंट वहाँ पे चल रही थी। एक तो उन्होंने उसको हैंडल भी किया है, दूसरा ये कि इंटरनेशनल सपोर्ट उस तरह से नहीं मिली जिस तरह से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को मिलनी चाहिए थी। सर बात है, इंडिया ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का और वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। नए जो जमातें खड़ी हुई हैं, PAF और मेरा ख्याल है TRF नाम है शायद, जो नई रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं कश्मीर के अंदर जो लड़ रहे हैं, वो कुछ उनके अंदर है दम कुव्वत या बहुत थोड़ी हैं अभी? देखिए कश्मीर की मिलिटेंसी में ओवरऑल ही एक कमी आई है। और एक वक्त तो ये था कि वहाँ पर बहुत दबदबा था, खौफ होता था। अब प्रॉब्लम ये है कि अब जो भी लड़का अपने घर से स्लिप होता है
वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये फ़लाँ घर से फ़लाँ लड़का इस टाइम घर पे नहीं है। तो वो मिलिटेंसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने बड़े इक़दाम किए हैं वहाँ पे। तो इसलिए ये जो जिन तंजीमों का आपने नाम लिया, ये कहा जाता है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ही न्यू नेम है, उनके नए नई शक्लें हैं। सो अब वहाँ की कश्मीर की जो मिलिटेंसी है वो इटसेल्फ बड़ी लिमिट हो गई है, और बहुत कम लोग हैं उसके अंदर। जो लोग हैं उनका पता है कि ये कौन लोग हैं। फिर ये है कि क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन थी उसमें भी खासी कमी आई है। क्या वजह खासी कमी की? उसमें यह है जी कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ चेंज हो गई वक्त के साथ साथ। 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब ने जो चीज़ें चेंज की थी, उसके बाद उनके लिए शायद अफोर्डेबल नहीं रहा, या उन्होंने इसको गैर मुतल्लका इर्रेलेवेंट करार दे दिया। तो उसके बाद फिर जब स्टेट ही आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो उसके बाद फिर आप इंडिविजुअल लेवल पर या लोकल लेवल पर तो कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी स्टेट का फेलियर है एनीथिंग? पाकिस्तानी स्टेट ने ओवरऑल कश्मीर पॉलिसी ही चेंज कर ली, क्योंकि पहले हमारा ये ख्याल था कि कश्मीर में कुछ ना कुछ। अफगानिस्तान की पॉलिसी भी चेंज कर ली अपनी, मुशर्रफ दौर में काफ़ी कुछ कर रहे हैं। उसके बाद फिर जनरल कियानी आए तो उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया। तो उसके अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं लेके आए कि जी आप कोई जौहरी तब्दीली उसमें लेके आए। तो वो फिर जब एक प्रेसिडेंट बन गया तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें। बाजवा साहब ने भी फिर वही राहिल साहब जब हम उस 20 साल को देखते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि जब इंडिया यहाँ पे आके किलिंग्स कर रहा है, तो आपने वो स्पेस दी है तो वो उन्होंने कैप्चर की है। पाकिस्तान ने इंडिया को कश्मीर के अंदर इंगेज किया हुआ था, जिस तरह से भी किया हुआ था, हम सबको पता है। वहाँ से जब कश्मीर पॉलिसी चेंज हुई तो इंडिया बलूचिस्तान में आ गया। अब आप उनको वहाँ पे इंगेज कर रहे हैं, आप डिफेंसिव हो गए। पहले आपने उनको कश्मीर में डिफेंसिव किया हुआ था। तो ये इस तरह के मसाइल तो हैं जी। कुलभूषण यादव वगैरह इसी टाइमलाइन में आते हैं आपके? बिल्कुल इसी में आते हैं। सीपैक को नुकसान पहुंचाया, काफ़ी इंसर्जेंसी वहाँ पे। बलूचिस्तान में भी राइल-अप की, इवन खैबर में भी कुछ हद तक सक्सेसफुली राइल-अप की। नहीं, आपकी बात सही है कि इस मामले में अगर अग्रेसिव पे नहीं रहेंगे आप, तो फिर आप डिफेंसिव भी आपको आना पड़ेगा। और शायद पाकिस्तान की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को इस डिफेंसिव पोजीशन में लाया गया है। बिल्कुल। मतलब वो मेहताब अजीज साहब एक हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, वो कहते हैं पाकिस्तान को नरम चारा बना के इंडिया के सामने फेंक दिया गया। ये की बात ठीक है। और अगर आप इवन वो डिटेल्स देखें ऑफ द मर्डर्स जो हुए थे, जो किलिंग्स हुई थी, जो इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं पाकिस्तान में, उनके अंदर भी लोकल कोऑपरेशन का आंसर आपको नज़र आता है। लोकल कोऑपरेशन के बगैर इम्पॉसिबल है कि वो। बिल्कुल है जी, लोकल कोऑपरेशन, और बड़ी उसकी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। हर केस के अंदर उन्होंने डिफरेंट मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है। किसी में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया है, किसी में उन्होंने कहा है कि जी हमारा पर्सनल मसला है, किसी में उन्होंने ये क्लेम किया है, प्रिटेंड किया है कि देखें हम दाइश के हैं, हम तालिबान से हैं, तो हमने, अगर आप जिहाद करना चाहते हैं तो आप हमारे पास आएँ। और फिर उन्होंने लोगों को रिक्रूट किया है और उनसे ये टारगेट किलिंग्स करवाई हैं। तो उन्होंने सारे केसेस के अंदर, फिर उधर सिंध के अंदर जो जस्कम है या GS सिंध के जो मूवमेंट्स हैं, जो बैंड हैं, सिंधी नेशनलिस्ट जो हैं, सिंधु देश वाले, बिल्कुल सिंधु देश वाले, उनको उन्होंने स्पेसिफिकली इन्वॉल्व किया है। और वहाँ की टारगेट किलिंग्स के अंदर उसके उन्होंने जिम्मेदारियाँ भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कबूल की हैं। तो वो एक डाइवर्स ऑपरेशन वो डेफिनेटली उन्होंने पाकिस्तान में किया है, कि जिसके अंदर उन्होंने लोकल गैंगस्टर को भी यूज़ किया है, दुबई में काम करने वाले पाकिस्तानी को भी यूज़ किया है जिसको पैसे चाहिए, और इसके अलावा उन्होंने जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशल्स हैं, या आर्मी ऑफिशल्स तो नहीं कहना चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट के जो एक्स ऑफिशल्स हैं, उनको यूज़ किया है। और फिर ये है कि जो टारगेट किलर हैं प्रोफेशनल, उनको भी लेके आए हैं। वो काफ़ी वाइड अरे ऑफ टैक्टिक्स थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके फिर जवाब में देखें ना, अगर पाकिस्तानी स्टेट अगर अपने आप को पॉपुलर मैंडेट को लेके ना चले, इस तरह तितर बितर हालत में हो, तो फिर यही कुछ काम होने हैं। देखिए, वो अब इस सारी चीज़ को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आपकी स्टेबिलिटी कितनी है, आपकी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसमें कोई कमी आएगी कि नहीं आएगी, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, जब ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर पता चलता है कि आपने दुनिया पर रूल करना है, या आपने बैठे रहना है, या आपने ग़ुलाम बनना है। तो ये इस चीज़ को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि जी ये टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, 2 साल में शुरू हो गई, उससे पहले क्यों नहीं होती? इसकी पूरी 20 साल की, हाँ, एक उसकी पूरी पिक्चर है। तो जब हम उस पूरी पिक्चर को देखेंगे, तो फिर जब हम उन सारे पॉइंट्स को ठीक करेंगे, तो फिर ये मसला भी उसके साथ ही हल होगा।
आइसोलेशन में तो ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती कि अगर आपके मुल्क की माशी हालत ख़राब है तो फिर आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है तो फिर आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि आप अपने नेबर्स को जो है वो बिल्कुल टाइट करके रखेंगे, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं तुन के रखेंगे। तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है। यानी ऐसे स्ट्रक्चरल और सिस्टमिक फेलियर्स पिछले 20 साल में हुए हैं या देखने को मिले हैं, जिसकी बुनियाद पे इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन क्रिएट हुई है कि जहाँ पे वो कश्मीर का भी सौदा आप एक एक बिल्कुल क्या कहेंगे, बिल्कुल एक आप सस्ते दाम बेच देते हैं, आप अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को भी खो बैठते हैं। मतलब इसी टाइम में ब्रह्मोस मिसाइल भी, जो कि न्यूक्लियर केपेबल उनका मिसाइल है इंडिया का, वो पाकिस्तान में गिरता है। ठीक है, विदाउट पेलोड था और वो गलती से गिर जाता है, यानी वो भी टेस्टर लगा रहे थे कि कितने पानी में। तो ये कुछ एक सीरीज ऑफ एम्बेरसमेंट्स हुई हैं हमारे साथ। उसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग भी थी, जिस तरह वो अभिनंदन का जहाज़ गिरा दिया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जिस तरह से उनकी वापसी की, मतलब उनको एक आधे दिन रखते को थोड़ा एम्बेरस करते इंडिया को इंटरनेशनल, यानी यू फिजिकली हैव द मैन। सेम कुलभूषण यादव का केस है, फिजिकली आदमी आपके पास है, आप दुनिया को दिखाओ कि यार ये इस तरह के ग्लोबल कम्युनिटी में उनको एम्बेरस करो, लेकिन हम वो सक्सेसफुली नहीं कर पाए दोनों चीज़ें। देखिए वो जो अभिनंदन वाला इशू है, उसके अगर आप डिटेल्स पढ़ें और वो जो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने बुक लिखी है उसमें उसने इस चीज़ का तज़किरा किया है कि अमेरिका को इन्वॉल्व किया गया, G5 को इन्वॉल्व किया गया और उनसे ये कहा गया कि सिचुएशन को डीएस्केलेट करवाएं। हालांकि इंडिया का पायलट पाकिस्तान के पास था, लेकिन उसके बावजूद ये कोशिशें हो रही थी कि सिचुएशन को डाइल्यूट किया जाए। नहीं, आज सादिक साहब ने तो कहा था कि टांगें कहाँ पर थी बाजवा साहब की। नहीं, नाम तो नहीं लिया था उन्होंने। चलो, उन्होंने नाम नहीं लिया था, बट उन्होंने इशारे में तो ये कह दिया था। देखिए वो सिचुएशन टेंस हो गई थी ना, कि आपने उनको स्टैंड ऑफ कह दिया, उन्होंने आपको कह दिया, तो अब उसके अंदर से अब ये देखें ना, मतलब आप ये इंडिया की दादागिरी कह सकते हैं ना कि एक तो उनका पायलट हमारे पास है, जहाज उनका हमारे आया है, उसके बाद भी वो दादागिरी है। तो मतलब ये बदमाशी कर रहे हैं ना जी। और आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन और फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप उनको उस तरह से रोक सकें या जवाब दे सकें। तो फिर वो कहते हैं ना, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, तो फिर मुज़ाकरात के ज़रिए फिर आप इन चीज़ों का हल निकालते हैं ताकि फेस सेविंग हो जाए। जाहिर बात, यानी वो ऐसी एक शो किया कि गुड विल जेस्चर के तौर पर, ठीक है भाई, चाहे कैसी थी ठीक है, चलो तुम वापस जाओ। नहीं देखिए, उस पूरे इंसिडेंट में प्रैक्टिकली तो अपर हैंड पाकिस्तान का ही है। प्रैक्टिकली कि देखें, आपका जहाज इधर आया, हमने हिट किया और आपका बंदा हमने पकड़ लिया। उससे पहले के इवेंट्स और उसके बाद के इवेंट्स, वो तो जब हम डिटेल में जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली तो इसमें अपर हैंड पाकिस्तान का ही है। पीआर के पर्सपेक्टिव से तो हम वो वाली बाजी कैश कर सकते हैं, वो वाली बाजी ले गए। बल्कि वो इधर वो मिलिट्री म्यूजियम है, उसके अंदर उन्होंने पुतला भी बनाया हुआ है अभिनंदन का। मैंने कुछ फोटो वगैरह देखी थी, बड़ी फनी थी। ओवरऑल अगर आप इंडियन इलेक्शन को एनालाइज करना चाहते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मीडिया पे बात होती है, कश्मीर इशू पे बात आती है, पंजाब के अंदर जो मूवमेंट्स चली, आम आदमी पार्टी की गवर्नरशिप स्टाइल, म्यूनिसिपल लेवल पॉलिटिक्स है, कांग्रेस चले एक रीब्रांड के एक थ्रू आउट चल रही है अभी, उसको भी टाइम लगेगा। जो बीजेपी और शिवसेना का कॉम्बो, शिवसेना कह रहा हूँ, वो आरएसएस का कॉम्बो बना था, यानी आरएसएस जो है वो आइडियोलॉजिकल फ्यूल भर रही है और बीजेपी प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट करके दे रही है। अब आप छोटे छोटे मोरे छोड़ते जा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, कहीं सिख, कहीं ट्राइबल्स, कहीं मुसलमान, कहीं कोई छोटी छोटी कम्युनिटियाँ आपसे नाराज़ होती जा रही हैं। वो कोई इनेविटेबल क्रिटिकल मैस नहीं रीच होगा जहाँ पे ये सारी कम्युनिटीज़ एक तरफ हो जाएंगी और एक तरफ बीजेपी की पॉपुलर पॉलिटिक्स होगी, और ये लॉगर हेड्स पे आने का ये ख़तरा नहीं रहता। अभी आपने देखा वो इतना लंबा जो चला ट्राइबल्स का वो मसला, मिज़ोरम जहाँ ईसाई होते हैं और दूसरे वो ट्राइबल, मुझे वो समझ नहीं आ रही थी एथनिसिटी का, अब वो इतना लंबा उनका मसला चला। इस तरह के छोटे छोटे फ्लैश पॉइंट्स के इंडिया अफोर्ड कर सकता है जिस तरफ वो जाना चाह रहा है, अपनी इकॉनमी को लेकर जाना चाह रहा है। यानी ये एक अब हिंदू पॉलिटिक्स करके, पॉपुलर पॉलिटिक्स करके आ तो गई है बीजेपी एक सर्टन स्टेज पे, लेकिन इससे वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल नज़र आता है मुझे। क्या वो सॉफ्ट इमेज रखें? देखिए, वो वापसी का रास्ता मुझे तो लगता है कि वो फ्रैंकली चाह भी नहीं रहे वापसी का रास्ता।
उसकी वजह ये कि वो जिस लेवल पे प्ले कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने सिटीज़ के नाम चेंज करना शुरू किए हैं, जी जी जी, फिर उन्होंने जिस तरह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर था, इस मज़ार के नीचे ये चीज़ थी और इसको अब हमने जो है वो वागुजार कराना है और ठीक करना है। तो वो उस जिस लेवल पे उनकी चीज़ें चल रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से किसी ने वापसी का सोचा भी होगा। और जब हम वो नंबर देखते हैं जो इस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहा है, वो बहुत बड़ा नंबर है। उसका जवाब नहीं, मुल्क कोई नहीं हाँ, उसका मुल्क कोई नहीं। तो वो जब आप ये देखते हैं ना कि ये तो हमें नज़र आ रहा है, मिसाल के तौर पे जब हम कहते हैं 1.5 अरब की आबादी है, तो उसमें कोई मुसलमान 20-25 करोड़ है। इसी तरह क्रिश्चियंस होंगे, तो अगर 50 करोड़ 40 करोड़ एक साइड पे भी है तो दूसरी तरफ 1 बिलियन है। सही बात है। और जिनको एक्सप्लॉइट किया है बीजेपी ने कि देखें, कांग्रेस तो डर डर के रहती थी जी, कांग्रेस तो इमोशनल ब्लैकमेल होती थी, हम हैं जो हिंदू राष्ट्र लेके आएंगे, हम हैं जो मुसलमानों से नहीं डरते, हमारा अपोलोजेटिक बिहेवियर नहीं है। सी उन्होंने प्रेजेंट किया है जो उनकी पीआर है कि देखें आप हिंदू हैं और आपको हिंदुस्तान में रहते हुए परेशानी नहीं होनी चाहिए, या बाकियों से डरने की ज़रूरत या कंपैरिजन उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस कैंपेन को जिस लेवल पे वो लेके चल रहे हैं ना, उससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई आप ये जो आप कह रहे हैं कि जी कोई चीज़ किसी जगह पे इनएविटेबल हो जाएगी या कहीं पे उनको वापस आना पड़ेगा, अभी तो उनका जाने का सफ़र है। आने का भी शुरू होगा, आने का शुरू होगा लेकिन बहुत देर से होगा। इट विल बी टू लेट वाली बात जो होती है। पाकिस्तान ये बड़ी सफर, भयानक तस्वीर बनेगी। पाकिस्तान ये सफर तय कर चुका हुआ है। हमारा वापसी का सफर बहुत ही एम्बैरेसिंग सफर रहा है पिछले 10 और उसकी वजह यह है कि देखें, फ्रैंकली इंडिया ये सारे एडवेंचर्स इसलिए अफोर्ड कर सकता है कि उनकी इकॉनमी जिस लेवल पे है, तो वो इस तरह के जिसको हम अवामी ज़बान में कहते हैं पंगे ले सकता है। मिस एडवेंचर जी। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। स्पीकिंग ऑफ हम और हमारी अफोर्ड करने की जो सलाहियत है, या हमारे बटवे की जो आप कह रहे कितना भारी हमारा बटवा है कि नहीं है, मीडिया में पूछना आपसे बनता है कि इमरजेंसी लगेगी पाकिस्तान में? ज़रूरत ही नहीं है इमरजेंसी लगने की। ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं हो रही, जो रियासत चाहती है और नहीं होती? जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, जो रियासत चाह रही है, वो सब कुछ हो रहा है। तो उनको इस्टेब्लिशमेंट को इमरजेंसी लगा के क्या ज़रूरत है चीज़ें मज़ीद ख़राब करने की? डू यू थिंक पीटीआई की एक जो मीडिया स्पिन है वो दे रही है कि यार इमरजेंसी लगेगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि लोग कन्विंस हो जाएं कि इमरजेंसी लगेगी? देखिए, पीटीआई की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि वो कैंपेन्स अच्छी डिज़ाइन करते हैं, वो एक बबल क्रिएट करते हैं, वो मैसेज को अट्रैक्ट करते हैं। सो ये जो अभी ऑन गोइंग जो चीज़ें चल रही हैं, जिसमें ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट बहुत मुश्किल में है, बड़ी परेशानी है, खान साहब को जेल से बाहर लाना ही पड़ेगा। सो ये मुझे लगता है कि वो पीआर कैंपेन का हिस्सा है कि जिसके अंदर वो ये परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। गवर्नमेंट बिल्कुल साथ है इस्टेब्लिशमेंट के, इस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है वो हो रहा है। पंजाब के अंदर 2-3 बड़े केसेस थे जिनमें मैं आपको क्विकली बताना चाहूँगा। बावल नगर का इंसिडेंट था, ठीक है, उसके बाद वीट क्राइसिस है, और इसी तरह 1-2 और चीज़ें हैं, जिस तरह हद की इज़्ज़त का बिल है। ये वो सारी चीज़ें थी कि जिसके ऊपर पीएमएलएन कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट को कुछ ना कुछ कह सकती थी, मार्जिन था। लेकिन इन्होंने तो 100% ताबेदारी ऐसी की है जी कि उसके बाद आपने इमरजेंसी लगा के क्या करना है? ज़रूरत नहीं है। यानी ये एक प्रोपेगेंडा पॉइंट है जिसकी भी तरफ से रन किया जा रहा हो, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो शवाहिद हैं वो तो यही दिखाते हैं कि जुडिशल प्रोसेस बिल्कुल मर्जी से चल रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस बिल्कुल मर्जी से चल रहे हैं। माजरत के साथ मीडिया भी खामोश है। आप मीडिया के आदमी हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए इस तरह आपको, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, तो मीडिया भी काफ़ी हद तक बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की ओपिनियन और बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा है। तो देयर इज़ नो नीड कि इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए मुल्क के अंदर, क्योंकि माहौल तो वैसे तो माहौल बहुत बद से बदतर जा रहा है, माली एतबार से 100% जा रहा है, सियासी एतबार से भी जा रहा है। देखें, आपने अदलिया की जो बात की है, अब अदलिया का और इस्टेब्लिशमेंट का जो क्राइसिस है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। देखें, असूली तौर पे तो हम ये कहते हैं कि इदारों को एक दूसरे के साथ मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और हम इसके मैं कम अज़ कम मैं तो इसका बड़ा दाई हूँ। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि अदालत रिहा करती है, आप किसी और केस में पकड़ लेते हैं।
वो किसी और केस में बरी करती है, आप एक और केस डाल देते हैं। तो ये जो हेड ऑन है या एक दूसरे के सामने जो खड़े हुए हैं, इसमें अदलिया का मसला ये कि उनके पास एग्जेक्टिव या इन्फोर्समेंट की पावर नहीं है। आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि चौधरी परवेज़ लाई को घर छोड़ के आए, पंजाब पुलिस को। जी उनको एफसी कॉलेज के पुल से कोई और उठा के लेके गया। गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन करवाएं पंजाब में, उन्होंने कहा ठीक है जी हम नहीं करवाते, आप कर लें जो करना। So, ये प्रॉब्लम तो है, ये नहीं होने है चाहिए कि एक जुडिशल मूवमेंट, लॉयर्स मूवमेंट 2.0 खड़ी हो जाए जब बहुत आप मुश्किल इतना है। ज़्यादा एम्बेरस करें कॉन्स्टेंटली। उसकी वजह ये है कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है एहतजाजी तहरीक चल नहीं सकती। जुलाई अगस्त तक कम से कम सब्र है। दूसरा ये है कि 9 मई के बाद स्पेशली पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक बड़ी मैसिव कैंपेन रोड्स के ऊपर लॉन्च कर सके, क्योंकि उनके बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, उनके लोग मुश्किल में हैं, पकड़े गए, उनके साथ जो सलूक हुआ, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अब रोड्स के ऊपर उस तरह से कोई बड़े मजमे लेके आए। और जनरली भी एक सिविल सोसाइटी में एक खौफ बैठ गया है 9 मई के तो बाद। उसमें सिर्फ ये है कि आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि चीज़ें गलत हो रही हैं। अब प्रैक्टिकली इसका कितना असर होता है ये तो अब हमें देखना होगा कि इस पे एस्टेब्लिशमेंट फ्रैंकली कितना इसको सीरियसली लेती है। लेती है। लेकिन पब्लिक मैंडेट थोड़ा सा तो झलकी मिली थी 8 फरवरी को। नहीं, बहुत बड़ी झलकी मिली थी, बहुत बड़ी झलकी मिली थी। डू यू थिंक कि उसके बाद थोड़ा सीरियस लिया है एस्टेब्लिशमेंट ने या नहीं? वो कहती नहीं हमें नहीं फर्क पड़ता। देखिए ये एक पॉइंट थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि इलेक्शन के बाद नेचुरली चीज़ों ने कुछ ना कुछ डीएस्केलेट होना होता है, क्योंकि आप जो चाह रहे होते हैं ना वो हो चुका होता है। असेंबली बन जाती है, कैबिनेट आ जाती है, 47-45 फॉर्म के मसले आप लड़ते रहें, करते रहें, लेकिन प्रोसेस चल गए और उसमें आपने ब्रीदिंग स्पेस दे दी पीटीआई को कि जी खैबर पख्तूनख्वा उनके पास है। अगर वो ना होता तो फिर हम ये कह सकते थे कि जी कोई प्रॉब्लम होगा, कोई मसला होगा। तंग तो वहाँ भी कर रहे हैं उनको ब्रीदिंग स्पेस में। मतलब अभी बिजली का सारा जो स्कैंडल चला है अभी, और फिर वो लोगों का एमपीए के हमरा जाके ग्रिड स्टेशन पे कब्जा कर लेना, बत्ती बहाल कर देना, वो एक लेग पुलिंग और वो आप कह लें टग ऑफ वॉर तो चल रही है। बिल्कुल चल रही है, लेकिन इशू ये है कि वो एक प्रोविंस तो ऐसा है ना कि जहाँ पे पीटीआई का वर्कर सेफ फील करता। ये ब्रीदिंग स्पेस है ना कि हमाद अजहर साहब अगर वहाँ पे होंगे तो चलो एटलीस्ट उनको पकड़ेगा कोई नहीं, को और पीटीआई के लीडर वहाँ जाके छुप जाएं, या एटलीस्ट उनकी वहाँ पे गवर्नमेंट है। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली हैं। वो ऊपर की जो सियासी मारामारी है वो तो चलती रहेगी, और पीटीआई भी यही चाहती है कि ये जो 2-3 महीने हैं जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़रा मसला हो सकता है, तो वो भी ये चाहते हैं कि असम्बली के अंदर, कैबिनेट के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में थोड़ा हल्ला गुल्ला चलता रहे ताकि अवाम बेदार रहें। और उसके बाद फिर जब ये मौसम वगैरह ठीक होगा तो शायद फिर वो हो सकता है कोई अपनी कैंपेन वगैरह मैसिव सड़कों पे लेके आएँ। सर्दियों के लिए माहौल लग रहा है। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। पाकिस्तान में बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं जी, और ये कहना कि मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ना जी, उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, क्योंकि जो अपोजिशन है उसने भी रियलाइज़ किया होता है कि सेटअप को थोड़ी देर चलेगा तो फिर चेंज होगा। सर ये वाला तो चल ही नहीं पा रहा। कैसे नहीं चल पा रहा, आप मुझे बताएं ज़रा। सर आपके सामने हमारे जो एक्सटर्नल और इंटरनल डेट हैं, डॉलर के साथ जो रुपये का हो रहा है हाल, पेट्रोल डीजल, मसनूआत, खाने पीने की अशिया, इनेविटेबल है ना। ठीक है, आईएमएफ का बेल आउट हाफ है, सऊदियों का, चाइनीज़ का, नाराज़ तो सब ही हैं अपने अपने जोन में। किसी को कहा कि जंग में नहीं गए, कोई कहता तुम जंग में क्यों नहीं जाते, किसी को कुछ और है। यूक्रेन को भी असला बेच के देख लिया, नहीं अच्छा लगा, आप शायद इजराइल को बेचना चाह रहे हैं। ये देखिए ये सारे वो पॉइंट्स हैं कि जो बियरेबल हैं फ्रैंकली। अगर आप यू थिंक हस्बे मामूल का हिस्सा है ये स्टेट आय से देखें ना आप, या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं या उनका जो ख्याल है उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें काबिल बर्दाश्त हैं। और अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ हैं, तो उधर मुराद अली शाह हैं, सरफराज भुगटी हैं, तो पॉलिटिकल सिचुएशन तो बेहतर है ना। अब देखें अली अमीन गंडापुर के बारे में हम ये कहते हैं कि वो पोस्टर बॉय हैं और बड़ा वो धुआंधार तकारीर करते हैं, लेकिन वो 6 दफ़ा तो मोहसिन नकवी साहब को मिल चुके हैं, जिनको सारा दिन पीटीआई जो है वो गालियाँ निकालती है। मतलब गालियाँ एक मेटाफर है वो, ये मुराद। हाँ, तो वो आप देखें जब आप स्टेट्समैन में उसमें आ जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब का नाम बड़ा एहतराम से लिया करें। वो राना सनाउल्लाह ने भी फरमाया था ना कि
ये उनकी स्वाबदीद है या उनकी एक आजी है कि वो हाँ, प्राइम उनकी मिनिस्टर मेहरबानी है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। इंटीरियर मिनिस्टर बन गए, तो उनका नाम बड़े आप इज्जत से लिया करें, ऐसे नहीं। इज्जत माँ वालिजा आलिया, मोहसिन नकवी साहब। अल्लामा मोहसिन नकवी साहब। क्या करें जी। अच्छा, आपकी आर्ग्यूमेंट, आई अंडरस्टैंड योर आर्ग्यूमेंट कि इट इज़ बिजनेस एज यूजुअल तो है इन पाकिस्तान, इन अ सेंस ऑफ के ये कोऑपरेट भी कर रहे हैं आपस में, क्रॉस पार्टी लाइंस, स्टेट वो ब्रीथिंग रूम भी देगी ऑपोजिशन स्टेट को कि चलो यार अभी तुम कुछ पहिया चलाना शुरू करो। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के एतबार से देखें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मार ही खा रहे हैं सर। बिल्कुल खा रहे हैं जी, और मतलब इसमें कोई शक नहीं है। जो यंगस्टर लॉन्च किए उन्होंने, बिलावल हो गई, अब तो मेरा ख्याल उनकी बहन भी लॉन्च हो रही हैं, ऑलरेडी एमएनए है जी, वो बन गई है। जी बन गई हैं, आसफा भुट्टो साहिबा और मरियम साहिबा। तो ये इनके लॉन्च पार्टीज को तो बिल्कुल ही आप समझ लें कि पब्लिक पॉपुलैरिटी तो नील करने वाली बात है। देखें, ये वो पॉइंट है कि जिसके ऊपर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में एजुकेटेड अर्बन मिडिल क्लास की तादाद बढ़ रही है जी, अर्बनाइजेशन हो रही है। अब लोग उस तरह से नहीं सोचते, लोगों को ये फिक्र नहीं है कि 50 साल पहले क्या हुआ था, 40 साल पहले क्या हुआ था। वो ये कहते हैं कि इस टाइम आपकी जो टैक्सेस हैं या स्पेशली जो आपका सर्विसेज सेक्टर है, जो लोग जॉब करते हैं, जो अर्न करते हैं, जिनका बिजनेस नहीं है, वो तो जिस दिन सैलरी ड्रॉ करते हैं उस दिन वो टैक्स दे के अपनी बाकी सैलरी लेते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हों। इसी बुनियाद पे उन्होंने इमरान खान का इंतखाब किया था। सही था या गलत था उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए क्योंकि ये दो पार्टीज़ उस चीज़ को कैटर नहीं कर पा रही, तो ये डेफिनेटली इनको इस पर सोचना चाहिए। उसकी वजह ये कि 8 फरवरी को उन्होंने एक थोड़ा सा इसका नज़ारा देखा है, स्पेशली पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि सेंट्रल पंजाब के अंदर उनको अच्छी खासी परेशानी का सामना हुआ। जो फैसलाबाद डिवीजन और गुजरांवाला डिवीजन, जिसको वो कहते थे कि ये हमारा किला है और गढ़ है, वहाँ पे वो बाकायदा शेक हुए हैं, उनकी सीटें कम हुई हैं, लोग हारे हैं, बड़े बुरे तरीके से हारे हैं जी। ये बावजूद तमाम मैनेजमेंट और 45-47 के, उसके बावजूद भी उनके लोग हारे हैं वहाँ से। तो ये इटसेल्फ इनको देखना पड़ेगा कि इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली इमरान खान ना भी हुआ तो कोई और रहनुमा होगा जो इन चीज़ों को, इन महरूमियों को कैश करेगा। राइट। इंडियन इलेक्शंस हो रहे हैं, पाकिस्तानी इलेक्शंस कहते तो हैं हो चुके हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी फनली इनफ कॉमन रही है कि उन्होंने भी अब एक्सटेंशन देना शुरू कर दिया चीफ साहब को, ऑलबीट उन्होंने महीने की दी है। अच्छा, नहीं, वो वैसे एक थोड़ा डिफरेंट मामला है। हाँ जी। वो ये है कि चूँकि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट प्रोग्रेटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है, तो अभी चूँकि इलेक्शंस चल रहे हैं और वो डेट इस पॉइंट पे आ गई है कि नए प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद ये डिसीजन होगा, तो इसलिए वो 1 महीने की एक्सटेंशन दी गई है। कोई कौम के वसी तर मफाद में वो एक्सटेंशन नहीं दी गई। तो ये फ़र्क है, पाकिस्तान में कौम के वसी तर मफाद में वो एक्सटेंशन दी जाती है, वहाँ पे ये एक टेक्निकल ग्लिच है, एक इंतज़ामी मामला के जिसमें वो नया प्राइम मिनिस्टर कर देगा, जिसको हम बहुत बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करें। वो शायद हम अपनी एक्सटेंशंस को जस्टिफाई करने के लिए सर, क्या अब कौम के वसी तर मफाद में आगे क्या होने वाला है पाकिस्तान में? खुशहाली तरक्की का दौर दोहरा होगा। पीटीवी देखा करें, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा पाकिस्तान, और तरक्की की राहों पे गामजन है। आपको इसमें कोई शक हो तो आप मज़ीद पीटीवी देखा करें। मज़ीद पीटीवी देखा करें। पीटीवी यूट्यूब वगैरह पे आता है आपके? नहीं जी, बिल्कुल है जी। ऑलराइट, आई थिंक आपने प्रीटी मच जो 62% 35 बिलो एज यूथ बल्ज है पाकिस्तान का, उनके मसले हल कर दिए आपने। पीटीवी देखा करें बॉयज। माजिद भाई, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, आपके इनवाइट करने का शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप हमारे जो आपके जो नाजरीन हैं वो भी इससे कुछ ना कुछ। नहीं, वो तो अब पीटीवी अब तो स्विच कर दीजिए, अब तक बंद कर चुके हैं। पीटीवी पे नजर आएंगे माजिद भाई आपको। थैंक यू माजिद भाई, थैंक यू सर, थैंक यू।